let's start with a little introduction of ASD Welfare Trust, and I would like to invite Ms. Rukhsana Shah. Please come forward and introduce about some short introduction कि ASD क्या है और ASD क्या वर्किंग कर रहा है. Thank you very much, Daud. Autism Welfare Trust जो है वो 2015 में बना था, and our main objective is to create awareness about autism among professionals, health professionals, as well as special school teachers, mainstream school teachers, everywhere, among students of psychology, among therapists. Because जब हमने शुरू किया था 2015 में, तो उस वक्त बहुत ही कम लोगों को मालूम था ऑटिज्म के बारे में. अभी तो फिर भी बहुत बेहतर हुआ है, पिछले 5-6 सालों में तो बहुत बेहतर है. सो वी वर्क विद नर्सेज, डॉक्टर्स, सीएमईज भी हम लोग करते हैं, ताकि जो पेरेंट को जब प्रॉब्लम लग रहा होता है कि बच्चे में, तो पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उनका डॉक्टर होता है. चाहे वो छोटे गांव में भी हो गए तो भी डॉक्टर के पास ही जाते. तो डॉक्टर्स को बहुत जरूरत है अवेयरनेस की. सो वी हैव बीन doing this, and we have conducted about 2,000 plus training workshops, as well as about 200 general awareness seminars. So that's what we do. Thank you. Thank you so much for your kind introduction about ASD Welfare Trust. And now moving forward, I would like to invite our first speaker. Let me introduce a little about him. Mr. Arshad Ali, our next speaker, a seasonal psychologist, certified autism specialist, and mental health professional with extensive experience supporting children with autism and adults. He is currently serving as CEO of Saint Psychological Services Rehabilitation and Research Center. And he has been actively working in mental health care, autism support, and rehabilitation services. So, without further ado, and his topic is basically understanding autism, challenges, and solutions. So, let's welcome Sir Arshad Ali. Thank you so much, Ajib. Assalamu alaikum and good morning, everyone. So, मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है, स्पेशली एसडीडब्ल्यूटी के रोल पर, जो अक्रॉस पाकिस्तान हम कहेंगे वो काफ़ी एक्टिवली ऑटिज्म की अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही हैं. और दिस इज़ अगेन वेरी वी कैन से नीड ऑफ द टाइम. तो हालात और इन चीज़ों पर प्रिविलेंस की स्टडीज़ को हम देखते हुए देख रहे हैं, तो काफ़ी अभी नीड है अवेयरनेस की. क्योंकि अभी जहां मैं सर्व कर रहा हूँ, स्पेशली इन सेक्टर और वो अक्रॉस जो रीजन वी कैन से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खैरपुर हो गया, शिकारपुर हो गया, कंदकोट, जिकमबाद, कश्मीर एंड सो ऑन, तो वहाँ इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है. तो अगेन थैंक यू सो मच. सो ऑटिज्म के हवाले से जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि, और स्पेशली थोड़ा जो मुझे बताना है, हम वी कैन से टाइम को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए समराइज में ऑटिज्म की काफ़ी चीज़ें, तो स्पेशली हम कहें कराची, हैदराबाद या दूसरे सिटीज़ जो अर्बन पॉपुलेशन है, जहाँ पर हम कहें कि एजुकेशन और लिटरेसी रेशियो हाई है, उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन और मेंटल हेल्थ की सर्विसेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ अवेयरनेस काफ़ी पहुँच भी चुकी है. लेकिन अभी भी कुछ काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बीइंग अ क्लिनिशियन वी कैन से, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सपोर्ट सिस्टम, बीइंग अ केयर गिवर, और बीइंग अ टीचर्स एंड सो ऑन. तो ऑटिज्म की अगर हम बात करें, तो ऑटिज्म के ऊपर जो मैं बात करूंगा स्पेशली, वो डायग्नोसिस के हवाले से नहीं बात करेंगे. तो डायग्नोसिस के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है. अभी हम करेंगे तो स्पेशली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और इंटरेक्शन ऑटिस्टिक बच्चों का या ऑटिस्टिक लोगों का दुनिया के साथ, तो हम उनके ऊपर थोड़ा देखें. तो ऑटिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो जनरली एक टर्म आता है, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज एंड सो ऑन. मुख्तलिफ टर्म्स आते हैं, या हम कहते हैं कि एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, और इस तरह की चीज़ें हैं. तो ये ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन बट नॉट अ डिजीज. थोड़ा हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि न्यूरो डेवलपमेंटल की जब हम बात करें, इट मीन्स के न्यूरो को हम कहते हैं ब्रेन की डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान इस तरह की जो है कुछ कंडीशंस बन जाती हैं, जिसमें ऑटिज्म जो है वो जरूर आ सकता है, या हम कहें कि उनके अलामत आ सकते हैं, या डायग्नोसिस हो सकती है, या इस तरह की चीज़ें. लेकिन जब हम डिजीज की तरफ जाते हैं, तो डिजीज एक अलग चीज़ आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि या तो ट्रीटेबल हो या ट्रीटेबल नहीं भी होती, इस तरह की चीज़ें होती है. लेकिन ऑटिज्म एक कंडीशन है.
उस कंडीशन को अगर हम देखें तो ये मेनली अफेक्ट करती है सोशल कम्युनिकेशन को। अब सोशल कम्युनिकेशन जो हम अपनी सोसाइटी में यूज करते हैं, सोशल सिस्टम में यूज करते हैं, आइदर वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, सोशल क्यूज हो, या हमारी सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी हो, जिस तरीके से हम इमोशंस देते हैं और सेम इमोशंस का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि मैं किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं सेम लेवल ऑफ इमोशन आगे वाले से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे रिस्पॉन्स में भी उतनी चीजें ही मिलेंगी। तो ये मेनली अफेक्ट इन चीजों को करता है, सोशल कम्युनिकेशन को, उसके साथ साथ सेंसरी प्रोसेसिंग बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उस तरह की चीजें आती हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग बिहेवियर जो है, सेंसरी प्रोसेसिंग की हम बात करें तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे तकरीबन हम यूजुअली सेंसेस जानते हैं कि 5 सेंसेस हैं एक्सटर्नल, 3 हमारे इंटरनल है, टोटल 8 सेंसेस हो जाते हैं। तो इनको इंटीग्रेट करना, यूज करना, रेगुलेट करना, उनमें जो है वो डिफ्रेंसिएशन आ जाती है, या ऑटिज्म की वजह से, उस कंडीशन की वजह से उन हमारे सेंसेस के ऊपर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं या हाइपर सेंसिटिव, स्पेशली जो इंडिविजुअल्स विद एएसडी होते हैं तो उनके यहाँ ये चीजें। मीनवाइल अगेन ये कंडीशन अफेक्ट करती है आपके बिहेवियर के ऊपर भी। बिहेवियर बाजू का रेस्टलेस हो जाता है, हाइपर हो जाता है, इनअटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है, बैठा नहीं जाता, कंटिन्यूस रोमिंग वगैरह करते हैं, या समहाउ एग्रेसिव बिहेवियर भी आ जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है अगेन बिहेवियर में आ जाती हैं। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि जी सिमिलरिटी और पैटर्न के साथ फिक्सेशन का टर्म भी एक आता है ऑटिज्म में, कि जी फिक्सेटेड हैं, तो वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी इन इमेजिनेशन हम कहते हैं। तो उसके ऊपर भी इम्पेक्ट आता है। वो लोग जो इंडिविजुअल एएसडी के साथ नहीं है तो उनके अंदर ये चीजें होती है कि वो अपने थॉट्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, और उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बिहेवियर उनका चेंज होता रहता है, क्योंकि अगेन जो आप थिंक करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करते हैं। अब एएसडी के इंडिविजुअल्स जो हैं या उनके साथ जो इस तरह की कंडीशन है, तो जब फ्लेक्सिबिलिटी थॉट्स में नहीं है तो ऑब्वियसली उनका बिहेवियर भी फिर वो सेमनेस, या हम कहते हैं कि प्रेफर कर रहा है कि उसके ऊपर ही वो स्ट्रिक्ट रहे। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अब उसके बाद जब स्पेक्ट्रम का वर्ड आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि वेराइटी, ऑटिज्म के अंदर वेरिएशन है, वेराइटी है, वेराइटी ऑफ सिम्टम्स हो सकती है, वेराइटी ऑफ लेवल्स हो सकती है, वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स हो सकती है, वेराइटी ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकती हैं, वेराइटी ऑफ जो है हम कहें कि अगेन के चीज अलामत होते हैं। तो स्पेक्ट्रम का वर्ड ही तभी होता है, जैसे हम लेवल्स आते हैं ऑटिज्म में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बेसिकली ये लेवल्स होते हैं, जो कि हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की लैंग्वेज में भी बाजू का क्लिनिशियन पेरेंट्स को जब हम एजुकेट करते हैं तब ये लिखते हैं। लेकिन जब हम डायग्नोसिस में लिखते हैं तो हम वहाँ लेवल लिखते हैं कि ये सबस्टेंशियल सपोर्ट है, वेरी सबस्टेंशियल सपोर्ट है, या रिकायरिंग सपोर्ट है। तो इस तरीके की लेवल्स हम लिखते हैं ऑटिज्म में डायग्नोसिस के दौरान, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। हर आर्टिस्टिक बच्चा जो है आपको दूसरे ऑटिस्टिक पर्सन या इंडिविजुअल या बच्चे से डिफरेंट ही लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। कि या तो उनकी अलामत डिफरेंट हो सकती हैं, अगर उनका हम कहें कि रिपीटेटिव बिहेवियर तो वो मुख्तलिफ हो सकता है, सोशल कम्युनिकेशन में इश्यू है तो वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, या हम कहें कि जी हम रिजिड बिहेवियर या फिक्सेशन की बात करें तो वो डिफरेंट हो सकती है। अगेन लेवल्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। सो अगर हम आज के उसमें देखें तो रिसेंटली जो रिसर्चेस आ रही हैं या जो वर्किंग हो रही है स्पेशली एएसडी के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑटिज्म बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके ऊपर आप लगे हुए हैं कि हम उसको फिक्स करें। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ थेरेपिस्ट, हम ये चीजें करते हैं कि ऑटिज्म इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू फिक्स दिस। सो प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस कि ऑटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम टू फिक्स। ऑटिज्म प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई चीज है, ये कंडीशन है। अब इसमें जो रियल चैलेंज आता है वो आता है कि जी हम मिसमैच कर रहे होते हैं काफी चीजों को, स्पेशली एनवायरनमेंट और जो पर्सन है वो अकोमोडेट नहीं हो रहा। तो उस अनअकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट के दरमियान और उस इंडिविजुअल के दौरान में जो मिसमैच हो रही है, तो ये एक्चुअल चैलेंज होता है, और हमें उसको अकोमोडेट करने की नीड होती है कि हम उनको अकोमोडेट करें उस कंडीशन में। तो अगेन ऑटिज्म इज नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मेनली जो ऑटिज्म की हमने ऊपर बात की जी, सोशल कम्युनिकेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, या रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर इम्पेक्ट आता है, तो मेनली जो होती है कि हमें डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में कि जी सोशल क्यूज क्या है। सोसाइटी में जो हम टू वे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गेस्चर्स दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने में इनको प्रॉब्लम होती है।
और इसी तरीके से हम कहते हैं कि लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। अगेन ये लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज जो हम कहते हैं, कुछ हम लैंग्वेज जो मेटाफोर्स में यूज करते हैं, मुहावरे यूज करते हैं, उसका मतलब हम समझते हैं। लेकिन एएसडी के साथ जो इंडिविजुअल्स हैं, जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, तो उनको इन चीज़ों में डिफिकल्टी होती है। वो उस तरीके की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन समझते हैं, वो लिटरल लैंग्वेज इजीली समझ पाते हैं, बजाय कि आप मेटाफोर्स में बात करें, घुमा फिरा के हम क्यूज की तरफ बात करते हैं, तो वो समझने में उनको डिफिकल्टी होती है काफी। तो हमें उन चीज़ों को इसी वजह से हम कहते हैं कि एएसडी के जो लोग हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं। वो ना तो झूठ बोलना जानते हैं, ना झूठ बोलने की आदत होती है उनको, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं अब बड़ी अच्छे तरीके से। इसी तरीके से लिमिटेड आई कांटेक्ट हम कहते हैं, इवन के हमेशा नहीं होता। आई कांटेक्ट की हम बात करें तो बाज़ औक़ात एक रिजिड स्टेबल आई कांटेक्ट एएसडी के लोग देते भी हैं, जिसमें सिर्फ ये होती है कि वो अपनी बात के हिसाब से अपने आई कांटेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते। आई कांटेक्ट देंगे तो बिल्कुल सॉलिड देंगे। बाज़ अवत पुअर होता भी, लेकिन हमेशा हर कंडीशन में नहीं होता। अगर हम हाई फंक्शनिंग के ऊपर जाएंगे, या हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वो होता है जिनमें आपकी जो है लैंग्वेज भी समहाउ बेटर होती है, आप स्पीक करते हैं प्रॉपर तरीके से, आपका जो आईक्यू लेवल है वो हम कहें अप्रोक्सीमेटली जो है वो एवरेज तक हो जाता है, या हम कहें कि वो 70 से प्लस होता है आईक्यू, तो हम कहते हैं कि जी ये बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है। लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से उनका आईक्यू थोड़ा बिलो एवरेज आया है। उनके यहाँ देखेंगे तो उनका आई कांटेक्ट काफी मच बेटर होता है, उनकी कम्युनिकेशन मच बेटर होती है, तो इस तरीके से। और उसके साथ साथ सोशल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक आता है कि इमोशंस में डिफरेंसेस आते हैं, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस तरीके से कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो नहीं हो पाता। आप उनसे जब बात करेंगे तो वो सिंपल सवाल से जवाब तक ही बात करेंगे मोस्टली। अगर आप जब सोशलाइजेशन और ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं तो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जो मेनली चैलेंजेस आते हैं वो होता है कि कन्वर्सेशन इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना, रेगुलेट करना, कहाँ पर आपको जो प्रॉपर तरीके से हैप्पीनेस दिखानी है, कहाँ पर कौन सी एनवायरनमेंट में सैडनेस दिखानी है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा इमोशन शो करना है, या आगे वाले लोग हमारे उस इमोशन से आइदर वो खुश होंगे या बहुत होंगे, तो उन चीज़ों में काफ़ी इनको डिफिकल्टी होती है। तो इसी तरीके से अगेन हम देखिए लेक ऑफ आई कांटेक्ट अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये हमेशा नहीं होता है एएसडी में कि जी लेक ऑफ कनेक्शन, लेक ऑफ इंटरेक्शन। आई कांटेक्ट नहीं भी दे रहे होते हैं बाजूकात एएसडी के जो चाइल्ड है, लेकिन फिर भी आपसे कनेक्ट होते हैं, रोमिंग करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आप उनसे कुछ पूछेंगे तो आपको जवाब देंगे। हमेशा ये नहीं होता कि लेक ऑफ आई कांटेक्ट है दैट मीन्स कि लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या लेक ऑफ कनेक्शन है। तो इसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स बिहेवियर्स होते हैं, तो उसमें यह होता है कि स्ट्रॉन्ग रूटीन्स और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हम कहें कि स्ट्रॉन्ग उनकी एडहेरेंस होती है, रेजिस्टेंस चेंज होते हैं, और इंटेंस इंटरेस्ट होती है स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर। इसी तरीके से उनकी जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं उनको हम स्टिमिंग कहते हैं। बाज़ स्टिमिंग हैंड फ्लिपिंग भी होती है, स्पिनिंग भी होती है, रॉकिंग भी होती है, हैंड फ्लिपिंग सॉरी हेड बैंगिंग भी होती है। तो हमेशा जैसे हम देखें स्टिमिंग की बात करते हैं तो स्टिमिंग बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर होता है उनका, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। स्टिमिंग इसीलिए बाजुकात को दिखाते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग की हमने बात की कि वहाँ डिफरेंसेस काफ़ी आते हैं, तो जो एएसडी के इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें बाजुकात वो ओवर सेंसिटिव होते हैं साउंड्स की तरफ, टच की तरफ, लाइट की तरफ। इसी तरीके से उनके रिस्पॉन्सेज काफ़ी बाजुकात वो अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं, पेन की तरफ, टेम्परेचर की तरफ, या सेंसरी इनपुट इनपुट जो है उनका वो काफ़ी अंडर रिस्पॉन्स होता है। और अगेन ये दिस कैन लीड टू स्ट्रेस, स्पेशली मेल्टडाउन्स की तरफ भी लेके जाता है। और यहाँ तक थे जो स्पेशली थोड़ा मैंने ब्रीफ थैंक यू सो मच सर। चैलेंजेस की बात करें तो डिले बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन, काफी आपने बहुत अच्छा का गेप कंक्लूड हमारे करा पास। है इस चीज को। और अगर कुछ फर्दर कंक्लूड करना चाहें तो अपने हवाले से आप, पेरेंट्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि पेरेंट्स काफी वॉच करते हैं इस चीज को, तो आपने कुछ या समराइज। सर अगेन थैंक यू। सो स्पेशली चैलेंजेस के हवाले से चैलेंजेस की बात करते हैं तो डिले आइडेंटिफिकेशन और जो हमारे हैं डायग्नोसिस का गैप है, उसको थोड़ा हमें ओवरकम करना चाहिए, और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं। और स्पेशली जो मिथ और स्टिग्मा है तो उसके ऊपर थोड़ा हमें अवेयरनेस करनी चाहिए। और अगेन प्रॉपर जो हम कहेंगे जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम स्टिग्मा से बच सके और हमें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल सके कि जी क्या तरीके होते हैं। और हमेशा डिले रिस्पॉन्स की हम बात करें तो मेन जो सवाल आता है कि स्क्रीन होने की वजह से हमारे बच्चे को ऑटिज्म डेवलप हुआ है, और ज़्यादातर जो हमारी कोई गलती है उनकी वजह से, या पेरेंट्स में कोई शादी के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से भी ऑटिज्म डेवलप हुआ है, या हम कहते हैं कि जी खानदान
चीजें भी ज्यादातर उसमें आ जाती हैं, लेकिन हता कि 50 to 60% हम कहते हैं जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन अभी कोई फाइनल फिट है जो हम कहें रीजन फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो पेरेंट्स के लिए जो मेरी कंक्लूजन एक रिमार्क्स होंगे तो उसमें ये होगा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए आप प्रॉपर जो मेन चैनल है वहां तक अप्रोच करें। बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगा प्रेफर जो होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाएं। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस जो उनकी तरफ अप्रोच करें। जो चाइल्ड या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करें। इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से जब डायग्नोसिस होगी अर्ली तो आप अर्ली इंटरवेंशन दे सकेंगे। और अर्ली इंटरवेंशन में हमेशा एक्लेक्टिक अप्रोच होती है जिसमें हम बात करते हैं कि जी स्पीच थेरेपी की नीड पड़ सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड पड़ सकती है, बिहेवियर थेरेपी की नीड पड़ सकती है। तो ये टाइमली जितना आप देंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। और अगेन थेरेपिस्ट के ऊपर आप 100% रिलाई ना करें। थेरेपिस्ट का रोल 30% होता है, 70 रोल पेरेंट्स का होता है। प्राइवेट so much. सेटअप्स में ये होता है कि हम जब पेमेंट करते हैं तो हम कहते हैं जी हमने आपसे किस लिए दिए हैं। तो उस चीज से हटके आप अपना टाइम जो है वो ज्यादातर दें चिल्ड्रन को। थेरेपिस्ट के साथ साथ कोलैबोरेटिव वर्क करें तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा बेहतर आ जाती है। सो अगेन दिस इज फ्रॉम माय थैंक यू साइड। थैंक यू सो सो मच सर इरशाद, और आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया और काफ़ी आसान अल्फाज के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं चाहूँगा कि आप थ्रू आउट सेशन अपने हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं सो वी वुड लाइक टू हैव कि आप उसको ज़रूर उसको लुक आफ्टर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, ऑटिज्म के अंदर स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन क्रिएट लाइफ चेंजिंग प्रोग्रेस। और इस चीज को बेहतर वे में बताने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेक्स्ट स्पीकर विच इज, और मैं उनका आपको सबसे पहले बहुत ही एक अच्छा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि, और जो उनका टॉपिक है बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है आजकल के पेरेंट्स के लिए, कि अर्ली इंटरवेंशन एंड थेरेपी एंड व्हाई इट मैटर्स। अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, और इसके लिए और कोई नहीं, मैम एलिया बतुल हैदरी को मैं इनवाइट करूंगा। इट्स अ प्लेजर टू वेलकम मैम एलिया बतुल हैदरी, अ रीनोन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर विद ओवर 19 years of experience in autism, rehabilitation, inclusion, and special needs services. She is currently serving as CEO of Pakistan Center for Autism, a project of Scaled, and a board certified behavior analyst, USA, actively leading impactful therapy and training initiatives across Pakistan. So I welcome you, Ma'am Elia Batul Hadri. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Daud. Thanks for having me and ASG WT के आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपने जो है मुझे मौका दिया कि मैं भी इसका पार्ट बन सकूं। तो टाइम की कमी की वजह से मेरे ख्याल में डायरेक्ट बस हम टॉपिक पे ही आते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और अर्ली इंटरवेंशन क्या है। बिकॉज ये समझें, अर्ली इंटरवेंशन को अगर हम बेहतर तरीके से समझेंगे तो आगे की ज़िंदगी, जो कि इस वक़्त एक बहुत बड़ा सवाल बन रही है कि बच्चे बड़े किस तरह हो रहे हैं और उनकी इंडिपेंडेंस क्या है, उनको कैसे लेके जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अर्ली इंटरवेंशन इज़ नॉट अबाउट जस्ट लेबलिंग अ चाइल्ड अर्ली। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया कि ठीक है डायग्नोज़ हो गया है बच्चा, अब करना क्या है? इट इज़ अबाउट सपोर्टिंग डेवलपमेंटल डिले। वो जो डेवलपमेंटल डिले है, वो किन एरियाज़ में होता है? वो अगर आप देखेंगे फिजिकल जो हमारे पास साइंस आते हैं, अगर उसमें डेवलपमेंटल डिले हमें नज़र आता है कि बच्चे की हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा, तो हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उसको फ़ौरन एड्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रिशन, जो चीज़ अर्ली एज के अंदर उनको देना लाजमी बनती है, वो चीज़ उनकी डाइट में ऐड कर दी जाती है। आपके पास जब हम डेवलपमेंटल डिले कह रहे हैं तो खाली फिजिकल ग्रोथ उसमें शामिल नहीं है। हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन जो अगर हम कहें कि इट्स अबाउट बिलो 5 इयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम 5 है। लेकिन आइडियली इसको 3 साल के नीचे रखा जाए तो आपको ज़्यादा बेहतर नताइज मिलते हैं। वो कौन से एरियाज़ हैं जिसके अंदर डेवलपमेंटल डिले नज़र आना चाहिए और हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए? वो हमारी लैंग्वेज है कि क्या बच्चा बोल नहीं रहा, वो हमारी सोशल स्किल्स हैं कि क्या बच्चा वेट नहीं करता, क्या बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, क्या वो सोशल स्माइल नहीं दे रहा, जैसे कि अभी हमारे फर्स्ट स्पीकर ने इसको काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो कवर किया है। दूसरी चीज़, क्या रोज़मर्रा के काम बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये सारी कॉग्निशन, आपकी डेवलपमेंट, आपकी डिसीजन मेकिंग, एक छोटा बच्चा जो है वो किस
तरह अपना रास्ता बदल के जो है वो अपनी पसंद की चीज को हासिल कर लेता है। तो क्या ये एबिलिटी बच्चे के अंदर नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही? ये सारी चीजें डेवलपमेंटल जो एक पैकेज है उसका पार्ट बनती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम फोकस करें बेसिकली जो हमने अभी तक की बात की कि कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड लर्निंग रेडीनेस। क्योंकि हमने सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन का तो हमने कह दिया कि ऑटिज्म डिसऑर्डर है, ठीक है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी नजर आए हमको, लेकिन क्या बच्चा रेडी टू लर्न है कि अब जो मैं बच्चे के अंदर चेंज लेकर आना चाहती हूँ, उसको चीजें सिखाना चाहती हूँ जो कि उसके बेनिफिट के लिए है। बिकॉज न्यूरो डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें बच्चे के अंदर हर चीज बदलनी नहीं है, उसको एक कोई नया इंसान नहीं बनाना, लेकिन उसको एक अच्छा इंसान किस तरह जो अपनी टेक केयर कर सके, उसकी अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या चीज नुकसानदेह है, क्या चीज नुकसानदेह नहीं है। इन पॉइंट्स को रखते हुए हम क्या चीजों को अर्ली इंटरवेंशन के अंदर लेंगे, थोड़ा सा आज हम इसको देखते हैं। अर्ली इंटरवेंशन जैसे हमने मेंशन किया कि बिलो 3 इयर्स ऑफ एज अगर हम देखें तो क्यों, रीजन क्या है, अर्ली इंटरवेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ब्रेन जो है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है इस एज के अंदर। आप जितनी चीजें सिखा सकते हैं आसानी से बच्चे को, वो जिसे कहते हैं ना जखे जमीन है इस वक्त, आप जो चीज डालेंगे, जो बीज डालेंगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जितनी स्किल्स आप अर्ली सिखाएंगे, बच्चा बहुत आसानी से और तेजी से सीखेगा और नेचुरल वे में सीखता जाएगा। जैसे कि छोटी सी चीज है जो एक छोटा बच्चा है, डायग्नोसिस जो है वो बहुत बाद में आ रहा होता है, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है उसको टॉयलेट ट्रेन होना है तो वो क्या एज होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन की एज कैसे निकल जाती है। बिकॉज एट टाइम्स डिनाइल होता है, तो इसीलिए हमने शुरू में मेंशन कर दिया कि इट्स नॉट अबाउट लेबलिंग अ चाइल्ड, whether your child is getting diagnosis or not। आपको फिक्र क्या करनी चाहिए, बच्चा क्या नहीं कर रहा, वो क्या चीज नहीं कर रहा, उसको हमें सिखाना है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? क्या बच्चा आवाज पे नहीं पलट रहा आपके पास, उसकी स्पीच डेवलप नहीं हुई है, कोई रेपिटेटिव पैटर्न्स उसके हैं, सोशल इंगेजमेंट नजर नहीं आ रही, वो अपनी एक आध चीज को लेकर अलग थलग हो गया है। ये जितनी चीजें होंगी, अब ये सिखाने के लिए क्या बच्चा रेडी है? क्या वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है जो उसके ऊपर डाला जाएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? तो पहली चीज जो होती है वो रेडीनेस टू लर्न होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे का जो बिहेवियर है हमने उसको मॉडिफाई करना है। चाइल्ड शुड बी रेडी, उसका जिसे कहते हैं ना एक उसकी अपनी ख्वाहिश भी उसमें शामिल होनी चाहिए। और वो कैसे शामिल होगी? वो अर्ली इंटरवेंशन के अंदर आप डिफरेंट थेरेपीज जो है वो फिर यूज करते हैं। उसमें जैसे हमने पहले भी अभी इन्होंने डिस्कस किया था कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर स्पीच थेरेपी है, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो सेंसरी इश्यूज या डेली लाइफ स्किल्स जो बच्चे के रोजमर्रा के खाने पीने से रिलेटेड चीजें हैं, अगर बच्चा वो चीजें टाइमली नहीं कर रहा है, एक छोटा बच्चा है, रोटी उसके हाथ में होगी, वो निवाला तोड़ के बना के नहीं खाएगा, लेकिन अपने हाथ से अपने मुंह में खा सकता है। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन गोल्स को टारगेट आप एज के हिसाब से करते हैं। हर उम्र के कुछ अर्ली साइंस होते हैं, कुछ अर्ली गोल्स होते हैं जो उस उम्र में सिखाना जरूरी होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उसको हम पॉइंट आउट करेंगे, उसको अगर हम जो है एड्रेस करेंगे टाइमली, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। जो थेरेपीज हम दे रहे हैं वो सिर्फ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन सेंटर्स के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो सारी चीजें अपने घर के अंदर भी बच्चे के साथ करनी है। बच्चे के साथ मेन चीज जो ऑटिज्म के हवाले से अगर हम देखें क्या आती है, चैलेंजिंग बिहेवियर्स। बच्चा रोता बहुत है, जमीन पे लेट जाता है, ठीक है, अपनी जिद जब तक पूरी नहीं करवा लेता तब तक मानता नहीं है। अब अर्ली इंटरवेंशन से मुराद क्या होगी इन चैलेंजिंग बिहेवियर्स को लेकर? क्या शुरू में जिस वक्त वो पहली दफा रोया था उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया था? अगर पूरा कर दिया गया था तो एवरी बिहेवियर इज अ लर्न बिहेवियर। बच्चे ने मैसेज ये लिया है कि रो के मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, जमीन पे लेट के मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये वो चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं जो हमें ऑटिज्म के हवाले से हर जगह से कनेक्टेड नजर आते हैं। अब इसमें शुरू के अंदर ही पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज माननी है, क्या चीज नहीं माननी। इंडिपेंडेंस, अगर बच्चा सारे काम, क्योंकि बीइंग मदर जो है वो मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि अच्छा हम जल्दी में हैं तो हम बच्चे का काम खुद कर देते हैं।
अब वो खुद काम क्या होता है, हमने कहा कि बच्चे से कि शूज पहनो, बच्चे ने शूज नहीं पहने, हमने क्या किया, बच्चे को शूज खुद पहना दिए। अब अर्ली इंटरवेंशन क्या है कि बच्चे को एक एज अप्रोप्रिएट उसमें जूता उतारना और जूता पहनना आना चाहिए। हमने वो मौका अपॉर्चुनिटी मिस की, बच्चे को सिखाया नहीं, तो इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज हुई और बच्चे ने लर्न क्या किया कि ठीक है, मुझे कुछ कहा जाता है लेकिन एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं भी करता हूँ तो मम्मा या जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो मेरा काम कर देते हैं। तो बच्चा क्या सीखता है कि ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बगैर किए ही मिल जाएगी चीज। अब ये सोचें कि कितनी छोटी उम्र के अंदर ये चीज बच्चे के अंदर जिसे कहते हैं वो हमसे गलती से डल जाती है। वो कैसे डल जाती है कि ठीक है, हमने इतना सोचा नहीं, हमने उसको 2-3 इंस्ट्रक्शन दी और वो इंस्ट्रक्शन बगैर उससे अमल करवाए हमने उसके लिए खुद पूरी कर दी। तो इंडिपेंडेंस बच्चे के लिए बहुत मुमकिन है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने काम नहीं करेगा और वो वेट करेगा कि कोई दूसरा मेरे काम कर दे। इसी तरह कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज, बीइंग मदर, बीइंग थेरेपिस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा क्या चाहता है और हम उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं। जैसे ही बच्चा उठा, अच्छा इसको पानी चाहिए, अच्छा पानी की बोतल आ गई, पानी की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, हमने पानी की बोतल बच्चे के लिए खोल दी। अब ये सारी क्या चीजें, जो चीजें हमें शायद ऑब्जर्वेशन से पता लगती है कि शायद मेरा बच्चा बॉटल होल्ड नहीं कर पाता, शायद मेरा बच्चा बॉटल खोल नहीं पाता, ये सारे अपॉर्चुनिटीज हमने मिस की ऑब्जर्वेशन की पहले, और जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं बनी तो फिर हम सीखने के मराहिल से भी बच्चे को आगे ले गए कि जो उसकी अर्ली हैंड की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए थी, वो हमसे मिस हो गई शुरू के अंदर। अब आगे आके अर्ली इंटरवेंशन कनेक्ट कहाँ करेगी, क्यों जरूरी है कि बच्चा जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो। बीइंग पेरेंट सबका जहन में होता है कि मेरा बच्चा जो है, एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि मेरा बच्चा जो है स्कूल कब जाएगा। ठीक है, तो अर्ली इंटरवेंशन का अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, जो आपने शुरू में थेरेपीज अगर ली हैं उनका इम्पैक्ट आपको कहाँ नजर आना चाहिए, या जो काम आपने बच्चे के साथ किया है वो इम्पैक्ट आपको कहाँ नजर आना चाहिए। तो स्टेप वाइज अगर हम दोबारा अपनी पीछे की चीजों को कनेक्ट करें, क्या बेहतर तरीके से बच्चा बेटर कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं, क्या पहले की तरह वो हाथ घसीट के लेके जाता है चीज के पास, पॉइंटिंग नहीं करता, क्या कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, क्या कोई साइन लैंग्वेज या कार्ड, बिकॉज हर बच्चे की नीड डिफरेंट होगी, हर बच्चे की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी, हर बच्चे के लिए इंडिपेंडेंस एक दूसरी शक्ल रखेगी। जो बच्चे बोल सकते हैं उनके लिए वर्ड्स की जरूरत है, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं वो कोई दूसरा मोड यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए या नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट स्पीच प्रोडक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड नहीं है ये कहानी। ये कहानी रिलेटेड है कि क्या मैं अपनी जरूरत का इजहार सोशली डिजायरेबल या अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कर सकती हूँ या नहीं। अगर मैं वो नहीं कर रही, जैसे कि अगर मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रही हूँ और कोई सामने आता है तो मैं इशारे से उसको रोक सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं बोल के रोकूं कि इस वक्त मत आए, या मुझे पानी चाहिए तो मैं इशारे से पानी मांग सकती हूँ। तो क्या बच्चा वो इशारे इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन अब बेहतर हो गई है, अब वो रो के चीख के चिल्ला के चीजें फेंक के अपने काम नहीं कर रहा। तो ये इम्पैक्ट आपको अर्ली इंटरवेंशन का नजर आएगा बच्चे की डेवलपमेंट में, उसके चैलेंजिंग बिहेवियर रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे, उसकी इंडिपेंडेंस नजर आएगी, क्योंकि ये सारे काम जो वो खुद कर सकता है पहले वो रो के कर रहा था, अब या तो वो खुद कर रहा है या बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से कम्युनिकेट करके कर रहा है। तो बच्चा स्कूल के लिए रेडी होता हुआ आपको नजर आएगा कि वो इंस्ट्रक्शंस भी ले रहा है, अपनी बात बता सकता है, अपनी जरूरत बता सकता है। वो जरूरत इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या बच्चा भूखा है, क्या बच्चा प्यासा है, दीज आर द बेसिक फीलिंग्स जो आपने बच्चे के लिए, जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम बच्चों को जब फीलिंग सिखाते हैं तो हम हैप्पी सैड और उससे स्टार्ट कर रहे होते हैं या वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम में से इस वक्त भी हम में से कितने लोग इस वक्त खुश हैं, कितने सैड हैं, तो हम हर वक्त खुशी या गम में नहीं होते हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं जो कि एक इंसान को सिखाना एक मुश्किल काम होता है। अर्ली इंटरवेंशन में जो फीलिंग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, रोज उसको दिन में बहुत दफा प्यास लगेगी, प्यास इंट्रोड्यूस करें जब भी वो थर्स्टी है बच्चा, भूख इंट्रोड्यूस करें जब भी बच्चा भूखा है उसको बताएं कि अच्छा भूख लगी है तो खाना खाया जा रहा है। इसी तरह गर्मी है, सर्दी है, किसी तकलीफ का इजहार है, कोई चोट है, कोई दर्द है, ये वो फीलिंग्स हैं जो शुरू में इंट्रोड्यूस अगर आप कर देंगे, जब बच्चा गिरा आपने
फीलिंग इंट्रोड्यूस कर दी, और बाकी थेरेपीज के अंदर सोशल स्टोरीज के थ्रू भी उनको इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये क्या है, अर्ली इंटरवेंशन होते होते बच्चा इस काबिल हो गया है कि स्कूल में कभी उसको चोट लगेगी वो बता सकता है, स्कूल में जब उसको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बता सकता है, उसकी कोई चीज मिसिंग है वो रोएगा नहीं, वो टीचर के पास जाके हेल्प मांग सकता है, हेल्प लेना सिखाएं, रिक्वेस्ट करना सिखाएं। दीज आर द बेसिक स्किल्स जो कि अर्ली इंटरवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चा जो है 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बैठता नहीं था, क्या बच्चा बैठना शुरू हो गया है, अर्ली इंटरवेंशन का आउटकम आपको नजर आएगा कि ठीक है, जब मैंने शुरू में बच्चे को मदद देना शुरू की थी, बच्चे को जो है उसकी मर्जी की चीजों के साथ, एक्टिविटीज के साथ बिठाना शुरू किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़ना शुरू हुई है, उसने इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करना शुरू की है। अब ये सारी क्या चीजें, ये साइंस है स्कूल रेडीनेस के लिए, कि बच्चा जो है अब रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, कि जब बुलाओ आवाज पे पलटता है, नाम पे पलटता है। ये अर्ली इंटरवेंशन के इम्पैक्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है, हमने मतलब जो बच्चे 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी बैठते नहीं थे, उनको स्कूल जाते हुए देखा है, लेकिन विद कंटिन्यूड सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर और एक प्रोफेशनल सपोर्ट के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं होती, एंड दीज थिंग्स विल टेक टाइम। ठीक है, मतलब फॉरेन चीजें नहीं हो पाती। अच्छा जी, थोड़ी सी हम साइंस देख लेते हैं जो कि अवॉइड करने हैं। डोंट वेट फॉर चाइल्ड टू ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है, कि खुद से हो जाएगी चीज, ऑटिज्म सही हो जाएगा, ऑटिज्म गायब हो जाएगा, बच्चा खुद से सीख जाएगा। ऑटिज्म कहीं नहीं जाता, ये इंटरवेंशन मांगता है, मैनेजमेंट मांगता है। तो आपने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है। जो बच्चा चीजें नहीं कर रहा, आपने एज अप्रोप्रिएटली सिखाना स्टार्ट कर देनी है। डोंट ट्राई रैंडम थेरेपीज विदाउट असेसमेंट, कि बच्चा जो है वो बस यहाँ पे भेजा, दूसरी जगह पे भेजा, बहुत सारी जगहों पे भेजना शुरू कर दिया, बहुत सारी थेरेपीज एक साथ शुरू कर दी, असेसमेंट नहीं हुआ। कि असेसमेंट से मुराद अगेन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एक पार्ट ऑफ द असेसमेंट होता है, दूसरा पार्ट होता है डेवलपमेंटल असेसमेंट का, कि आपको टू स्टार्ट विद पता हो कि मेरा बच्चा बज़ाहिर 4 साल का है, लेकिन वो 4 साल से कितना पीछे है, क्या 3 साल, क्या 2 साल पे है, या 1 साल पे है। क्योंकि सारे जितने एरियाज अभी हमने मेंशन किए थे, उसके अंदर 3 साल 1 साल का गैप रखता है। 3 साल वाला बच्चा बिहेव डिफरेंट करेगा, सोशली भी, उसकी इंडिपेंडेंस की स्किल्स की डिमांड भी हमारी डिफरेंट होंगी, 1.5 साल वाले से डिफरेंट होंगी, उसकी सिटिंग टॉलरेंस भी रिक्वायरमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी एज के हिसाब से। तो आपने इन चीजों को नोट करना है। पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट को, प्रोफेशनल्स के लिए मेरा मैसेज है, प्लीज प्रोफेशनल्स बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे है कि जरूर पेरेंट्स को साथ लेके चलें, बिकॉज ताली दोनों हाथों से बचती है। तो जितना जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम होगी, टीम में दोनों लोग अच्छा काम करेंगे, तो बच्चा अच्छा जो है वो डेवलप करेगा। बच्चा जो है 5-6 साल का हो गया है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है, बगैर इंटरवेंशन के या बगैर असेसमेंट के आपने इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी है, तो आप किसी डायरेक्ट या जिसे कहते हैं ना किसी सही डायरेक्शन की तरफ बच्चे को नहीं ले जा सकेंगे। अर्लीस्ट वी एक्ट बेटर द आउटकम जिसे कहते हैं हम। ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, ये पूरी फैमिली के लिए है, क्योंकि जितनी डिफिकल्टीज होती हैं वो खाली बच्चा नहीं उठा रहा होता, उसकी पूरी फैमिली उठा रही होती है। तो अर्ली इंटरवेंशन बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली इंटरवेंशन से मुराद हमारी अगेन जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली डजंट चेंज हु द चाइल्ड इज। ठीक है, it will give you the tools to express who they are basically। बच्चे अपना एक्सप्रेशन सीखते हैं, अपने नीड्स को बताना सीखते हैं। अर्ली इंटरवेंशन से हमने पूरा बच्चा नहीं बदलना होता, या अर्ली इंटरवेंशन जो है वो जिसे कहते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनको जो आगे जाके नीड्स आएंगी उनको नहीं बदलती है, लेकिन डेफिनेटली वो नीड्स एक चीज है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस की एज अगर 18 साल है तो वो आपने ट्रेनिंग तभी देनी है, वो ट्रेनिंग 10 साल वाले बच्चे को तो नहीं देंगे। तो अर्ली इंटरवेंशन एज अप्रोप्रिएटली गाइडेड होनी चाहिए। अगर आप साइंस को नोट कर रहे हैं, जो कि साइंस हमने शुरू से लेकर अब तक कुछ साइंस को रिपीट किया है, तो प्लीज डिले ना करें, प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, गाइडलाइन लें, और इस तरह से जो है वो आप अर्ली इंटरवेंशन ले सकेंगे और बच्चे डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल इंसाइट्स। और आपने जो भी अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बताया, नो डाउट इट विल हेल्प पेरेंट्स अ लॉट, और वो अर्ली एक्शंस की तरफ मूव ऑन होंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर, which is
Miss Sana Ayaz, and I would like to invite her. And let me introduce her with a short introduction. A clinical educational psychologist and principal at Karachi Vocational Training Center, KYTC, where she leads vocational training and rehabilitation programs for difficulty-able children. She is specialized in inclusive education, therapy integration, and skill-based learning. So I welcome you, Ms. Sana Ayaz. Assalamu alaikum, ma'am. Can you hear me? थैंक यू फर्स्टली कि आप लोगों ने अगेन हमें याद किया केवीटीसी को, बिकॉज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करूंगी। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है विद ऑटिज्म एंड विद डिफरेंटली एबल किड्स, इट गोज बैक टू लाइक एवरीबडी नोज सिंस 1991। केवीटीसी जो है वो जॉब प्लेसमेंट के थ्रू इंक्लूजन कर रहा है। मेरा टॉपिक टुडे इज जॉब प्लेसमेंट स्पेसिफिकली, और वो हम करते हैं थ्रू वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में हम इनको डिफरेंट स्किल्स, लाइक वी हैव अबाउट 15 स्किल्स, जिसमें 5 टेक्सटाइल स्किल्स हैं, हमारी वुड वर्क है, कारपेंट्री एंड पॉलिशिंग इज देयर, वी हैव आईसीटी, फ्रंट डेस्क, ऑफिस असिस्टेंट, ब्यूटी सैलून स्पेसिफिकली हमने गर्ल्स के लिए आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, एंड वी हैव culinary आर्ट्स, तो म्यूजिक एज वेल एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अच्छा, हम लोग जो शोकेस करते हैं इंक्लूजन, बिकॉज केवीटीसी दुनिया इज गोइंग टुवर्ड्स इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड so many people are talking about it. I've attended only in this past 10-12 days, I've attended 3 conferences on inclusion, जहां पे मैंने एक बात की है कि इंक्लूजन हम जब कहते हैं, देखिए हम बच्चा तैयार कर रहे हैं इंक्लूजन के लिए, but are we giving the right kind of awareness, the shout outs as to include कैसे करना है? क्या हम लोग तैयार हैं as workplace managers, as mainstream society, क्या वो तैयार हैं इन बच्चों को इंक्लूड करने के लिए? तो उनका माइंडसेट, साइको एजुकेशन, उनके माइंडसेट को रेक्टिफाई करने का टाइम है। अदरवाइज तो बच्चे ट्रेनिंग के साथ बैठे जाएंगे और आपका वो एक बल्क बनता जाएगा और उनके अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं होगी। लाइक जिस तरह केवीटीसी जैसे काम कर रहा है, हम लोग जब बच्चों की जॉब प्लेसमेंट करते हैं, माशाल्लाह मोर देन 900 किड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन जॉब्स टिल डेट। लास्ट ईयर से अभी 8-9 महीने हुए हैं जो हमारी ग्रेजुएशन हुई है, उसमें 5 किड्स आफ्टर द ग्रेजुएशन हैव बीन प्लेस्ड इन टोयोटा कंपनी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उन कंपनीज के लिए, मैं कहूंगी, जो ना सिर्फ ओनली वो कोटा पूरा करने के लिए बच्चों को हायर कर रहे हैं, जो वाकई समझ रहे हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है इन बच्चों की एक्सपर्टीज की। जहाँ पे आप लोग याद होगा, आई थिंक 2 years बैक हमारी न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर ASDWT की ही कॉन्फ्रेंस सवारी में हुई थी, जिसमें न्यूरो डाइवर्जेंस की बात की थी। तो न्यूरो डाइवर्जेंस इज द टाइम जिसमें हमें इन बच्चों की, इनके माइंडसेट को, स्पेशली ASD की अगर हम बात करें, ऑटिस्टिक बच्चों का सोचने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज। तो हम उस मदार में नहीं सोच सकते, हमारी शायद लिमिटेड सोच है, इन बच्चों की नहीं है, बिकॉज इनकी लिमिटलेस है, तभी तो इनको डिफरेंट कहा जाता है, तभी तो डिफरेंटली एबल्ड है हम। तो उस डिफरेंट सोच को टाइम है कि हम अब अपने पास उसको लेकर आए और इसको इंडक्ट करें। दिस इज इंक्लूजन द ट्रू सेंस। और अभी जुबली इंश्योरेंस में हमारे 3 बच्चे लगे हुए हैं, अटक सीमेंट में हमारा बच्चा लगा हुआ है, डिफरेंट बैंक्स में लगे हुए हैं। और बैंक की ऐसा एनवायरनमेंट है विच इज रोबस्ट, वेरी फास्ट मूविंग। और अगर आप देखा जाए तो लोग एक इंडिविजुअल लेमैन कहेगा कि ये बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा, बट माशाल्लाह दिस किड्स हैव बीन परफॉर्मिंग। एंड इनके अप्रेजल सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह हम लोगों के परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होता है, दे आर कमिंग अप टू द लेवल। मैं हमेशा बात करती हूँ, जो हमारा बच्चा पूरे एक इंडस्ट्री की जहाँ पे 12,000 एम्प्लॉयज हैं, उनकी पूरी इन्वेंट्री उठा रहा है, और ही इज द सोल इन चार्ज, ही इज द इन्वेंट्री ऑपरेटर ओवर देयर। और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड वो बच्चा ले रहा है, इसलिए नहीं ले रहा कि वो कंपैशन की बुनियाद पे ले रहा है, दे आर कंपैशनेट, इसलिए ले रहा है कि उसके पास एक्सपर्टीज है। और केवीटीसी को जरूरत पड़ी अपने ब्रांड्स बनाने की। क्यों पड़ी जरूरत? बिकॉज व्हेन वी आर क्रिएटिंग आवर ओन करिकुलम फॉर स्किल्स फॉर फंक्शनल एकेडमिक्स, हमें दिखाना है कि हम जब बच्चे को इस करिकुलम के ऊपर सिखा रहे हैं तो वो क्या चीज तैयार कर रहा है। पहला ब्रांड हमारा जिद्दत है, विच इज अ टेक्सटाइल एंड वुड वर्क ब्रांड।
हमारा आउटलेट भी हमारे सेंटर के बराबर में है, DHF फेज 4 में, और वहां पर हम ये दिखा रहे हैं उनको कि व्हाट दिस किड्स आर क्रिएटिंग, जिसके ऊपर उनकी जॉब प्लेसमेंट हो रही है उन बच्चों की। देन अभी 2 years बैक हमने एक नया ब्रांड अपना स्टार्ट किया जो culinary आर्ट्स के बच्चे हमारे, कैफे खुदी, which is a proper state of the art cafe, and it's the first cafe in Pakistan that is run entirely by the differently able kids, जिसमें वे बच्चे सर्विस एरिया के अंदर हैं, they are taking orders, they are servicing you as well, they are dealing with the customers, they have learned difficult names as difficult as macchiato and cappuccino, जो बच्चों के लिए मुश्किल होता है, जो हमारे लेमन लोगों के लिए मुश्किल होता है। और उसके अलावा दे आर वर्किंग इन द हॉट किचन, दे आर वर्किंग इन द बेकरी, और बेकरी में जो बच्चे और हॉट किचन में काम कर रही हैं उन्होंने इनोवेट करना शुरू किया रेसिपीज, जो उनको आम टाइम पर किसी आम जगह पर नहीं मौका मिलता, बिकॉज यहाँ पे हमने उनको मौका दिया है, दिस इज योर प्लेस, इनोवेट। अब वो एक नए किस्म की केक की रेसिपीज आ रही हैं, नए किस्म के हॉट किचन में बच्चा कह रहा है मुझे ट्राई करना है, एंड कस्टमर्स आर वेलकमिंग इट। कस्टमर वेलकम कर रहा है, कस्टमर अपने ऑर्डर का वेट कर रहा है, ठहर के ऑर्डर दे रहा है, 2 दफा रिपीट कर रहा है। वो वही कस्टमर है जो जैंडर्स में या कैफे फ्लो में बैठ के शोर करता है कि मेरा ऑर्डर नहीं आया, या आपको समझ नहीं आ रही, या व्हाट नॉट। यहाँ बैठ के उसके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो रहा है। तो कैफे खुदी, where it's a fertile ground for these kids for their skill development, it is a fertile ground for people to experience inclusion in the true sense as well. तो अगेन आई विल इनवाइट एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज देयर कि प्लीज विजिट करें कैफे खुदी, विजिट करें जिद्दत, विजिट करें। अब तो बकरा ईद जब आएगी, अपनी ईद की शॉपिंग डू इट फ्रॉम जिद्दत, बिकॉज ये स्कार्फ जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज मेड बाय द स्क्रीन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, और जिस बच्चे ने बनाया है ये स्कार्फ मैंने जिद्दत से परचेज किया है। वो हमेशा whenever I deliberately buy wear the stuff that my kids are making in जिद्दत, I buy that, और वो पॉइंट करते कि मिस ये तो मैंने बनाया था, तो दैट इज फॉर देम। हमने टेक्सटाइल में बहुत स्पेस है बच्चों की जॉब इंक्लूजन की, जो अभी भी हमने कोशिश की कि हो जाए, बट एनीबडी हु हैज लिंक्स वो हमें उनके साथ लिंक अप करें ताकि इन बच्चों की जॉब प्लेसमेंट हो सके। बिकॉज अब जो सोसाइटी है वर्ल्ड वाइड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स स्किल एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट। एक बच्चे की खासियत इज नॉट डिटरमिन्ड बाय व्हाट मार्क्स ही स्कोरिंग, व्हाट ग्रेड ही इज गेटिंग इन O levels एंड A levels, बट उसकी स्किल डेवलपमेंट क्या है, स्किल एम्पावरमेंट क्या है। So let's work on that. Thank you Thank so you. much. Thank you so much, ma'am, Sana, for your wonderful remarks. You're और welcome. will help पेरेंट्स जो वोकेशनल ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों के अनअवेयर हैं, जो एक लूज होप के साथ जी रहे हैं कि शायद आगे जाके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। आपका सेंटर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और आपने इतनी वंडरफुल एग्जांपल्स भी दी हैं कि डोंट लूज होप, और पेरेंट्स को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के रिलेटेड हमारे नेक्स्ट गेस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, मिस वजीहा जावेद को। एंड क्योंकि एज अ पेरेंट अगर आप एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो शायद मिस वजीहा हमें बहुत अच्छे से रिमार्क्स उसके अलावा बता सकती हैं कि हाउ शी हेल्प हर सन जी थ्रू आउट हिज जर्नी, और उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस सीखे। और एज अ मदर अगर जो हमें वॉच कर रहे हैं वो मैम वजीहा के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा लर्निंग उनकी होगी। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मैं मिस वजीहा जावेद। अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। Assalamu alaikum everybody. Assalamu alaikum Miss Elia, Miss Fana, everybody here. Nice to see you guys. अच्छा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूंगा। मैं मॉम ऑफ अ 20-year-old boy on this spectrum. He is currently working as an animation artist in special need organization, और he is also working as a freelance. अच्छा, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगी कि by any mean I do not want कि ये नोशन जाए कि इफ आई कैन डू इट यू कैन टू। मुझे पता है कि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी होती है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, इंटरेस्ट होते हैं, और वो उसी के हिसाब से डेवलप होता है। सो आई एम नॉट प्रेजेंटिंग हियर एनी रोल मॉडल कि ये मेरा बच्चा ये कर सकता है तो आप उसी को टारगेट बनाएं और आप भी ये कर सकते हैं। दूसरा जो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि if I am sitting here and talking to you guys, I got hold of everything. There are still some challenges that I face in day-to-day life, और उसकी जो है वो ऐसा नहीं है कि I got hold of everything.
सो जब अगर हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो आई थिंक द इंक्लूजन इज स्टिल अ वेरी ब्लर आइडिया फॉर अवर सोसाइटी. Getting a seat in a office or getting a seat in a school, in a mainstream school is not inclusion. Inclusion autism के हवाले में इसलिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि every child presents a unique set of challenges and unique set of strength. तो हमें एज ए पेरेंट करना क्या है, एक तो एरिया की बात मुझे बहुत अच्छी और वैलिड लगी है कि आप जो है वो पहले ट्राई टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम, लेट देम फील द वर्ल्ड अराउंड देम, वर्क ऑन देयर सेंसेस, लेट देम फील हाउ दे सी द वर्ल्ड, ट्राई टू सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज रादर देन हाउ वी वांट टू सी देम ना. अब इधर अगर साइड बाय साइड थेरेपीज चल रही हैं और उसके साथ ही आपने बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल दिया, अभी उस बच्चे ने फिगर आउट ही नहीं किया कि उसके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो क्या है, उसको अभी सेंस ही कर रहा है, उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है. हो सकता है वो लाइट से, नॉइज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हो और आपने उसको जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में डाल दिया एंड देन यू आर पुटिंग द प्रेशर ऑफ एकेडमिक्स ऑन देम. तो ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन जो अभी राइट दिस पॉइंट हम उनको देना चाह रहे हैं, व्हाट दैट इन्फॉर्मेशन होल्ड, व्हाट वैल्यू दैट इन्फॉर्मेशन होल्ड इन देयर लाइव्स, राइट. अगर उसको सोलर सिस्टम का नाम नहीं आता तो उस सोलर सिस्टम के नाम, प्लैनेट्स के नाम उनको क्या उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, या उनको डिजिटल क्लॉक से टाइम देखना आता है, मैनुअल से नहीं आता, तो उसकी क्या वैल्यू है उनकी आगे की जिंदगी में. सो हमें ये प्रायोरिटाइज करना बड़ा जरूरी है कि हमारे बच्चों की जिंदगी में अभी वैल्यू किस चीज की है. ट्राई टू बिल्ड द कनेक्शन विद देम. थेरेपी पैनाडोल की गोली नहीं है जो आपने 3 दिन इस्तेमाल की और बच्चा आपका फिक्स हो गया. थेरेपी आपको एक डायरेक्शन देती है कि आप किस तरह से अपने बच्चों के साथ मजीद कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ मजीद कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी फीलिंग, उनके सेंसेस के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं. थेरेपी बच्चे को फिक्स नहीं करती. तो ये सोचना कि जी ये थेरेपी हो गई, टिक 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 ऑल द बॉक्सेस, उसके बाद जो है वो हमने स्कूल में भेज दिया, टिक 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 ऑल द बॉक्सेस, बच्चा ओवरवेल्म्ड हो गया है. जब उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा, ओवरवेल्म्ड होगा और बिहेवियर सामने आएंगे. मेरे साथ मैं अपनी जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो मैं जरूर आपके सामने करूंगी कि एलिया ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी कि वी थिंक दैट दे विल ग्रो आउट ऑफ इट. नो दे डोंट. हुआ ये है कि एकेडमिक्स में व्हेन किड्स स्टार्ट लर्निंग वी थिंक दे आर प्रोग्रेसिंग, दे आर लर्निंग. तो हमें जरूरत नहीं है कि हम जो है वो उनकी उस दूसरी चीजों के ऊपर काम करें. उसमें हुआ ये कि जब आई एम्फसाइज मोर ऑन एकेडमिक्स तो उसके जो इमोशनल वेलबींग थी वो निगलेक्ट हो गई और उसके बाद बिहेवियर जो है वो 10 ईयर्स के बाद जो है वो सामने आने शुरू हुए. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एकेडमिक्स के लिए रश नहीं करें. इंक्लूसिव स्कूल के लिए, इंक्लूसिव स्कूल जो है वो एक्चुअली आप ये देखें कि इंक्लूसिव स्कूल एक्चुअली में इंक्लूसिव है. हमारे यहाँ मैं जैसे कह रही हूँ कि आइडिया बहुत ब्लर है अब इंक्लूजन का. कोई स्कूल अगर आपको स्कूल में सीट दे रहा है विद सपोर्ट टीचर, दैट्स नॉट इंक्लूजन. वो आपके बच्चे को अकोमोडेट कितना कर रहे हैं, उसको समझते कितना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बी थैंकफुल टू दोज स्कूल जिन्होंने आपके, मैं आए दिन पोस्ट देख रही होती हूँ कि पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जी स्कूल ने डिनाई कर दिया हमारे बच्चे को एडमिशन. बी थैंकफुल टू दोज स्कूल. उन्होंने आपका टाइम बचाया, उन्होंने आपकी रिसोर्सेज बचाई, उन्होंने आपकी एनर्जी बचाई. इट्स ओके अगर आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, इट्स टोटली फाइन. वर्क विद देम. आप अपने कनेक्शन पे काम करें उनके साथ, फंक्शनल एकेडमिक्स के ऊपर काम करें. उसके बाद हम आगे की बात करूं अगर मैं, तो हमारा जो आई थिंक वी really lack that ecosystem that is required to nourish our children and to make them able to reach to their full potential. हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है. हमारा सिस्टम बड़ा ब्रोकन है, लिंक्स टूटे हुए हैं. अब ये बच्चे जब अपने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से निकलते हैं, स्कूलिंग से निकलते हैं, वी आर हैंगिंग इन बिटवीन. मैं टोटली स्पेशल नीड्स बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं हाई फंक्शनल बच्चे जैसे कि मेरा बेटा है उनकी बात कर रही हूँ कि वो बच्चे दे आर नॉट able to relate themselves with the totally special needs environment, nor they are capable enough कि वो without support या accommodation के मेन स्ट्रीम में फिक्स हो पाए. तो वो करें क्या? हमारा स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कितना ज्यादा है, हमारे कितने बच्चे, हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं. मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो ऑटिज्म से था, इट वाज लाइक काजी फजली अजीम. इतने सालों में हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई और एडवोकेट नजर ही नहीं आया ऑटिज्म का.
क्यों, हमारे बच्चों में क्या पोटेंशियल की कमी है? हमारे बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है. वी नीड द राइट अकोमोडेशंस, वी नीड द सपोर्ट सिस्टम अराउंड देम. ये बच्चे कहाँ चले जाते हैं? मतलब आपके एलिया, आपको पता है कि थेरेपी सेंटर से निकल के ये बच्चे कहाँ गए? 19 सालों में ये बच्चे क्या बड़े नहीं हुए? इनकी वर्क प्लेसमेंट क्या हुई? इनकी एजुकेशन का क्या हुआ? मेरे जो उसमें लोग हैं, हम लोगों ने 8th क्लास के बाद से बच्चों को निकाल लिया, क्योंकि मुझे लगा कि जो टाइम अपने बच्चे की वो चीजें जिनकी उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है उसके ऊपर लगा रही हूँ, वो उसका पोटेंशियल तो सारा तबाह हो जाएगा. सो व्हाट आई डिड इज, मैंने उसको पुल आउट कर लिया स्कूल से. और भी हमारे सर्कल्स में लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को पुल आउट किया क्योंकि सिस्टम वाज नॉट सपोर्टेड फॉर देम. फिर आई थॉट टू माई सेल्फ कि अगर हम इसी तरह अपने बच्चे मेन स्ट्रीम से पुल आउट करते रहे, तो वो मेन स्ट्रीम जिसको, वो सोसाइटी जिसको हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो इनसे कैसे वाकिफ होगी? वी विल कीप पुलिंग देम फ्रॉम द स्कूल. ड्रॉप आउट रेट आपका बढ़ता जाएगा. और हो क्या रहा है कि उसके बाद हमारे पास कोई ऑटिज्म फ्रेंडली प्रोग्राम्स नहीं है, कोई ऑटिज्म सेंसिटिव प्रोग्राम नहीं है जहां हम अपने बच्चों को भेज सकें, उनका कोई एक्सपोजर हो सके. और उसके बाद घर में वो बैठे हुए, दे आर सिटिंग एडल, और उसके मजीद मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हो रहे हैं. सो आई थिंक वी नीड टू कनेक्ट दिस ब्रोकन लिंक, जिसमें सबसे पहले अगर आपका बच्चा एजुकेट नहीं हो रहा, वर्क ऑन देयर स्किल डेवलपिंग. अच्छा, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें कि उनका इंटरेस्ट क्या है. इंटरेस्ट अलग चीज है और स्ट्रेंथ अलग चीज है. अगर आप वो कोई स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो उसके अगर काम करके उसके बाद आप जो है वो उनकी जॉब रेडीनेस प्रोग्राम, एंड हमारे पास कोई जॉब रेडीनेस प्रोग्राम भी नहीं है. हमें इंक्लूजन जो है ना हमारे यहाँ, वो एक चैरिटी माइंडसेट के तहत दी जाती है. लाइक व्हेन आई वाज गिविंग द एडमिशन इन स्कूल, आई वाज टोल्ड, मैंने कुछ अकोमोडेशन टीम से बात की, तो उन्होंने कहा मैम हमने तो आपके बच्चे को एडमिशन दे दिया है, लेकिन ये कोई इंक्लूसिव स्कूल नहीं है, और आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि आपके बच्चे को कोई स्कूल ले नहीं रहा था और हमने आपके बच्चे को एडमिशन दिया है. सेम विद द वर्क प्लेस, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू accommodations एट ऑल. आप यू आर ऑन योर ओन. अभी वेयर माई सन इज वर्किंग, दैट्स द मोस्ट अकोमोडेटिंग प्लेस फॉर हिम, बट स्टिल वी फेस सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, द टाइम लाइन, क्योंकि लोगों के पास अभी इतना टाइम नहीं है, हमारी वर्क की डेडलाइन है. So they feel like the seniors feel कि okay, why to waste time to make him understand about the work. अच्छा तुम रहने दो, हम कर लेंगे. तो वो लर्न कैसे होगी उसकी? तो जॉब कोचिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल. दूसरी बात ये कि डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास कोई. हमारे बच्चे किन स्किल्स में हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, वी नीड टू मेक देयर प्रोफाइल, ताकि हमारे पास कोई डेटा तो अवेलेबल हो कि हमारे पास बच्चे ज्यादा किन फील्ड्स में जो है वो इक्विप्ड हैं, या उनके इंटरेस्ट किस चीज में है, और हम आगे ले जाके उनको कहाँ प्लेस कर सकते हैं. जिस सनाया ने जॉब प्लेसमेंट की बात की थी, बट आई एम नॉट श्योर कि इनमें से कितने ऑटिस्टिक हैं. आई थिंक शी वाज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट लाइक ऑल द स्पेशल नीड्स. लेकिन हमें रिसर्चेस की बहुत ज़रूरत है, हमें और लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कि ये देख सके. हमें सिंक्रोनाइज होने की आपस में बहुत ज़रूरत है, ताकि ये जो ब्रोकिंग लिंक है, ये जो मिसिंग लिंक है, ये आपस में कनेक्ट हो सके, और हम एज ए कम्युनिटी जो है वो वर्क कर सके अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम वजीहा फॉर योर वंडरफुल सेशन. और इससे काफ़ी हमारे जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं वो काफ़ी रिलेट कर सकते हैं आपकी जर्नी से, और उनको काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट्स आपने प्रोवाइड करी. एंड इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ, ताकि और भी वैल्यूबल इंसाइट्स आप मज़ीद हमारे पेरेंट्स को जो हमें देख रहे हैं या जो लाइव स्ट्रीम बाद में भी देखेंगे उन तक आपकी जर्नी पहुँचे, और वो डिसहार्ट ना हो, डोंट होप अपना कम ना करें, और वो जर्नी को थ्रू आउट रखें, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, जिस तरह आपने अपना टॉक के अंदर बताया. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्पीकर. और जिस तरह आपने एडवोकेसी की बात करी और आपने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही उनका इंट्रोडक्शन दे दिया अपने सेशन के अंदर, सर काजी फजली अजीम साहब का. एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम, अ लीडिंग साउथ एशियन सेल्फ advocate, autistic self-advocate, international speaker, a co-author who has been represented the region at the United Nations. He is currently working as an assistant professor of design and media at Al Akwain University, Morocco.
सो मूविंग फॉरवर्ड, और जो उनका टॉपिक है वो अब बहुत ही ज़्यादा एडवोकेसी और उसकी राइट के ऊपर है, और वो चीज़ के ऊपर शायद हम नॉर्मल पेरेंट्स को जो हमें देख रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम। सर काजी, प्लीज़ आप अपना सेशन को कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक ये 2026 से अब शायद 20 साल हो चुके हैं कि मैंने ये काम शुरू किया अवेयरनेस फैलाने का अपने स्पेयर टाइम में। 20 साल से मैं जानता हूँ रुखसाना को एंड मिस रुखसाना एंड बाकी जो लोग हैं यहाँ पर। उससे उससे ज़्यादा प्रॉब्ली आई थिंक आई नो केवीटीसी की जो पुरानी ओरिजिनल मैनेजमेंट थी। आई न्यू देम वेरी वेल एंड देखिए सबसे पहले अगेन मैं प्रॉब्ली किताब लिखना बेहतर होगा या फिल्म बनाना बेहतर होगा, क्योंकि इतना सारी इंफॉर्मेशन जो है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका होगा बताने का आपको कि अपनी अपनी लाइफ स्टोरी के मुताबिक। देखिए मेरी जो अकोमोडेशन थी बहुत ज्यादा थी मेरे कम उम्र के अंदर। मेरी सिस्टर 9 साल बड़ी है मुझसे, वो मुझे हेल्प आउट करती थी। मेरी मदर थी, मेरी ग्रैंड मदर थी, तो एक तरह से आई हैड 3 मदर्स इन अ वे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। और क्योंकि ऑटिज्म मेरी फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जेनेटिक है। बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो कोई कुछ डायग्नोज्ड हैं, बहुत सारे अनडायग्नोज्ड हैं। एंड अगेन दिस इज बिन गोइंग, मतलब बहुत अरसे से है, राइट। तो मेरी फैमिली के अंदर लोगों को एक तरह से एक आइडिया था कि किस तरह से डील करते हैं, इंक्लूजन किस तरह से होती है, और एक तरह से हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर किस तरह से ये हेल्प आउट किया जाता है। देखिए सिचुएशन बहुत डिफरेंट है अब। 20 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टर्स एक तरह से प्रॉपरली ट्रेन हो रहे हैं अब प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है। अब आई थिंक अवेयरनेस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब मसला है कम्युनिटी का, इंक्लूजन का, वर्क का, यानी कि बिकॉज होता क्या है कि जितने भी लोग स्पेक्ट्रम पे हैं, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, अगर आप कम उम्र से उनको एडवोकेसी के लिए ट्रेन करें कि वो खुद जो वो चाह रहे हैं वो अपने वो रिक्वायरमेंट्स और नीड्स और अकोमोडेशंस के लिए खुद कह सकें, तो बेहतर होगा। बहुत कम उम्र से आपको कम्युनिटीज बनानी पड़ती हैं। मैं बहुत आई थिंक कंट्रीज के अंदर जा चुका हूँ। साउथ एशियन कॉन्फ्रेंसेस जो इंडिया में हो चुकी है, बांग्लादेश में हो चुकी हैं, मैं उनके सेंटर्स देख चुका हूँ। और यूएस में भी किया, और अब यहाँ पर मोरक्को के अंदर लिटरली 2 दिन पहले मैं इनकी एक इवेंट था जहाँ पर मैं स्पीक कर रहा था, ट्रेन कर रहा था डॉक्टर्स को यहाँ पर मोरक्को के अंदर। और बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं केवीटीसी में बैठा हूँ। वही सिस्टम, यानी कि इतनी सिमिलैरिटीज है। हम बहुत हमारा एक तरह से जो सिस्टम्स है, हम एक दूसरे से यकीनन सीखना बेहतर हो। हम एक्चुअली सियासी रीजंस की वजह से साउथ एशिया के अंदर हम इतना ज्यादा अपने नेबरिंग कंट्री से बात नहीं करते। वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इन 20 सालों के अंदर। मैं उनकी जो शेख हसीना की जो डॉटर है वो भी एक स्पेशल एजुकेटर है, उन्हें बहुत ज्यादा काम किया है। और आई थिंक वो WHO के लिए हेड करती हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो होता क्या है कि रीजन जो हम अमेरिका से सीखते हैं, यूके से, बाकी कंट्री से सीखते हैं, उन चीजों को हम कभी कभार कल्चरली डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो हमारे सॉल्यूशंस आते हैं वो आएंगे वही होंगे जो नेपाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, या फिर जो कतर या जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में हो रहा है। बिकॉज कल्चरल सिमिलरिटी बहुत है हमारे लोगों के साथ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपने लेक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, रिसर्चेस शेयर कर रहे होते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी जो है एक बहुत बड़ा एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ बज़वर्ड है। तो कंपनीज जो हैं वो उसको कहते हैं कि हम CSR के थ्रू
अकोमोडेशंस दे रहे हैं, हम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर इन रियलिटी देयर इज अ गैप। और वो गैप जो है वो मेरे हिसाब से 3 लेवल पे है। पहला लेवल जो है वो एक तरह से है कम्युनिटी ना होना। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोग कहते हैं कि अ चाइल्ड विद ऑटिज्म विल बिकम एन अडल्ट विद ऑटिज्म। तो एडल्ट की कम्युनिटी जो है वो बहुत रिसेंटली फॉर्म हुई है, आई थिंक द लास्ट 4 or 5 years। और अगेन ये लोग न्यूरो डाइवर्स पाकिस्तान के नाम से है, एंड फायजा रहमान जिसको हेड करती हैं, और हम सब व्हाट्सएप पे जनरली एक दूसरे को एडवाइस दे रहे होते हैं। मगर द पॉइंट इज के जितने और लोग हैं सेल्फ एडवोकेट्स, जो इतने ज्यादा है नहीं, बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो अपने आप को सेल्फ एडवोकेट्स कहते हैं, यहाँ पे और साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर हमारा जो माशरा ऐसा है कि मतलब एक क्रिटिकल मैस नहीं बन पाई। क्योंकि जो अमेरिका में हुआ, जो इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है कि इतने सारे नंबर्स में लोग आगे आए, उन्होंने किताबें लिखी, उन पे फिल्में बनी। मैं टेम्पल ग्रैंडन से मिल चुका हूँ यूएस में, जो इनके ऊपर फिल्म बनी है, उनके नाम के टेम्पल ग्रैंडन के नाम से मूवी है, और उन्होंने किताबें बहुत सारी लिखी हैं। और स्टीफन शोर, जॉन रॉबिन्सन, बहुत सारे सेल्फ एडवोकेट्स हैं यूएस के अंदर, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं ये लेट डायग्नोज भी हुए थे, अडल्ट डायग्नोसिस भी हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सियासी रीजन के अलावा भी जो आई गेस कल्चरल रीजंस हैं कि लोग एक तरह से छुपते हैं, आगे मतलब समझते हैं कि शेयर नहीं करना चाहिए। मगर आई थिंक जब मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी और लोगों को बताया कि मैं डिफरेंट हूँ, न्यूरो डाइवर्स हूँ, स्पेक्ट्रम पे हूँ, एंड मेरी लाइफ जो कैसी थी, तो माई लाइफ चेंज कम्प्लीटली इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि उससे मेरी कनेक्शन हुई बहुत इंटरनेशनल लोगों के साथ और सेल्फ एडवोकेट्स के साथ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। मैंने उनका किताबें पढ़ी, उन्होंने मेरा जो लिखा था सामान पढ़ा, और हम सब हमने ग्रो किया साथ, राइट। तो कम्युनिटी बहुत जरूरी है, और इंक्लूजन की आई थिंक टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। जब मैंने अपनी एजुकेशन की यूएस के अंदर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के थ्रू, तो मैंने काम किया डॉक्टर मिच रेजनिक के साथ, जिन्होंने स्क्रैच बनाया है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे गेम डेवलपमेंट सिखाया जाता है बच्चों को। और ऑक्टो स्टूडियो भी उन्होंने रिलीज किया है, एक ऐप है, मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू एनिमेशन सिखाई जाती है। मिच रेजनिक की एक लेक्चर था जिस लास्ट वीक, मैं 7 days पहले की बात कर रहा हूँ, एंड फाइनली उन्होंने वीडियो पे कह दिया है कि हमें जो है कॉन्फर्मेशन आ चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर जितना ज्यादा इम्पैक्ट न्यूरोटिपिकल बच्चों पे आता है, उससे ज्यादा न्यूरो डाइवर्स बच्चों पे आता है, खासकर जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे हैं। इनफैक्ट ऐसे बच्चे मतलब स्टोरीज आई है सामने कि जो नॉन वर्बल बच्चे हैं, दे वर फोर्स टू स्पीक इन ऑर्डर टू टेल देयर मतलब केयर टेकर्स कि भाई हमें और ये स्क्रैच और ये प्रोग्रामिंग, वी वांट मोर ऑफ दिस, और सीखने हमें। और बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, खान एकेडमी से आ रही है, सलमान खान, मिल चुका हूं उनसे मैं, खान एकेडमी के जो फाउंडर हैं। उन्होंने मुझे थीसिस टॉपिक मुझे दिया था, इसमें मैंने रिसर्च की थी ऑटिज्म पे द यूएस के अंदर। तो वहां पर भी अगेन सेम सेम स्टोरी है। तो बेसिकली ये स्टोरीज इतनी ज्यादा आती नहीं है मीडिया के अंदर, मगर ये रियलिटी है कि जो बच्चे जिनका एक ऑब्सेसिव लेवल का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, अगर उनको आप अपॉर्चुनिटी दे, टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की, सब फ्री टेक्नोलॉजी, ये फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री वेबसाइट्स है, कोई इसके चार्ज नहीं करता है, कंप्लीटली फ्री है। मगर वही बात है ना कि लोग इसके अंदर दे डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, कि ये तो बेसिक लेगो खेल है या कोई गेम की चीज है, इसमें क्या होगा। स्पेशल ईस्टर्न एक इदारा है, जो थॉरकिल सॉन एक साहब हैं डेनमार्क के, इनसे मैं और रुखसाना मिले थे 2000 आई थिंक 8 के अंदर, दिल्ली कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब उन्होंने लॉन्च किया था इदारा पूरी दुनिया के अंदर, 22 कंट्रीज के अंदर। अब वो बेसिकली यही स्क्रैच सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है, ये सिखाते हैं न्यूरो डाइवर्स बच्चों को, और उन बच्चों को फिर जॉब्स मिलती हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर, टेस्टिंग की, चाहे वो नॉन वर्बल बच्चे हैं, वर्बल बच्चे हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा मैं डॉक्टर ईव मरी नुस पॉटर से मिला था, जो डॉर्टमंड यूनिवर्सिटी जर्मनी की रिसर्चर हैं, इंडिया में कॉन्फ्रेंस में मिला था 2015 के अंदर। तो उन्होंने हमें बताया था कि जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं,
इवन दो वो वोकलाइज नहीं कर सकते, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है सिंगिंग का, यानी कि वो गा सकते हैं। तो बेसिकली उनको एंड इट्स स्टिल इंटैक्ट, यानी कि उन नॉन वर्बल बच्चों को वो लोग सिंग सॉन्ग के थ्रू स्पीच डेवलप कराते हैं, एंड इसका मतलब सक्सेस रेट बहुत हाई है, ओवर 80%। तो जस्ट इमेजिन के क्या पोटेंशियल्स हैं अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें। खासकर हमारी नेबरिंग कंट्रीज में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, मगर वही सैड बात है, फॉर वट एवर रीजन हम बातचीत नहीं होती उन लोगों के साथ। मगर पाकिस्तानी बहुत मिडल ईस्ट के अंदर है और वहां पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब मैं कतर गया था लास्ट ईयर, मोरक्को का मैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव था टू कतर फॉर दी ऑटिज्म 2025 कॉन्फ्रेंस, जो टेक्नोलॉजी की थी। एंड वहां पर जहां पर मैं वॉक कर रहा था कॉन्फ्रेंस में, एवरीवेयर लोग उर्दू बोल रहे थे। मैंने कहा व्हाट इज दिस, पूछा लोगों से आप कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान रिसर्चर जो ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं वहां पर, सोचें बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर। सिंपली आपको कोलैबोरेट करना है उनके साथ। हम एक कम्युनिटी है, इंक्लूजन सेल्फ एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम उम्र में जितना जल्दी आप कर सकते हैं बच्चों के साथ एक दूसरे से बातचीत करें, मिले, इकट्ठा करें, सीखें। किताबें बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हमें भी किताबें लिखनी है। 20 साल हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए, एडवोकेसी, सेल्फ एडवोकेसी। आई थिंक रुस्काना और बाकी सबका टाइम आ गया कि हम भी अब अपनी बुक्स लिखें, ताकि हम भी अपनी स्टोरी शेयर करें और लोगों को भी बोलें कि वो भी आगे आए, बिकॉज ये हम एक कम्युनिटी है और एक साथ ही हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। और आपने काफ़ी अच्छी ब्रीफली इंसाइट्स बताई, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए वाकई आप एक काफ़ी मोटिवेशन स्टोरी है उन सब के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सेशन, लवली मीटिंग यू। और बाकी मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ये कहता हूँ कि अपने जो भी आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग हमारे स्पीकर से, आप लाइव स्ट्रीम के नीचे कमेंट का ऑप्शन है चैट का, आप वहाँ पूछ सकते हैं। वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस जो इस सेशन के एंड में मैं उनको डायरेक्ट करूंगा आपकी तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, her name is Miss Salma Habib Bhutto, and she is a master and program trainer with over 15 years of work in legal rights. इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है about the legal rights, एंड हर इंडिविजुअल चाहे वो ऑटिस्टिक हो या नहीं हो, और ख़ास तौर पे हमारे नॉर्मल लोगों के लिए जो लीगल राइट्स हैं, ऑटिस्टिक लोगों के लिए भी एक लीगल राइट्स हैं, और इसको बेहतर वे में मिस सलमा हमें एक्सप्लेन करेंगी इस सेशन के अंदर। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस सलमा भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच SWD की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त टीम के साथ मुझे इस वेबिनार में इनवाइट किया। एंड लीगल राइट्स के ऊपर पर्सन विद डिसेबिलिटीज या जो ऑटिस्टिक लोग हैं उसके ऊपर पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ मिलकर जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का एक्ट है, सिद्धा सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी है। एंड रिगार्डिंग दैट हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, बिकॉज हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि उनके राइट्स हैं क्या। हमारी जो कॉमन पॉपुलेशन है, कॉमन जो पीपल हैं, उनको ही नहीं पता होता कि उनके क्या राइट्स हैं। तो देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो ऑटिस्टिक लोग हैं उनमें बहुत कम अवेयरनेस है अपने राइट्स के हवाले से। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और उसके अलावा यूनिटार, यूरोपियन यूनियन, चाइल्ड राइट्स पे बहुत सारा काम हुआ है, जिसपे पाकिस्तान में भी डेफिनेटली डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन को अडॉप्ट करते हुए सिंध में सेब्डा एक्ट है 2018 के अंदर जिसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद पंजाब में पंजाब का सेपरेट एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। इस तरह से बलूचिस्तान के अंदर बहुत इस पे काम हुआ है। नॉट सेइंग कि इतना बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन थिंग इसके इनिशिएटिव्स दिए गए हैं और उसके ऊपर जो है रैपिडली उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। इंक्लूसिविटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे जो राइट्स हैं वो जिस तरह से सब लोग कह रहे थे कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है उनकी एडमिशंस
के ऊपर मैम आलिया ने और वजीहा जावेद साहिबा ने भी बताया कि देयर आर मैनी denials on the many things regarding the education of the autistic children और उनकी facilitation नहीं है। तो सेप्डा एक्ट के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। इवन सिंध के अंदर जो है सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट सेप्डा एक्ट जो है उसके अंदर सेक्शन 9 के थ्रू उनको इंश्योर करवाया गया है कि एजुकेशन उनका बेसिक राइट है। और स्पेशली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए एक सेपरेट डायरेक्टोरेट सिंध में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सिंध के अंदर जो है सेपरेट इंक्लूसिव डायरेक्टोरेट बनाई गई है। इसके अंदर सिंध के तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के एंड प्राइवेट जो काम कर रहे हैं उन पे ट्रेन किया जा रहा है टीचर्स को कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन को किस तरह से अडॉप्ट करें, उसके जो है उसके एथिक्स क्या हैं, उसके बिहेवियरल जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, उसकी ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग उनको या करिकुलम में क्या चेंजेस होनी चाहिए। अगर कोई इंक्लूसिव एजुकेशन को कोई प्राइवेट स्कूल जो है अडॉप्ट करता है जिसमें मैंडेटरी है कि जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उसको अडॉप्ट करें, कोई ना कोई एक ब्रांच को अपनी नॉमिनेट करें जिसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को जो इंश्योर करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के सिंध के अंदर इसके ऊपर ऑटिस्टिक माइल्ड ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है स्पेसिफिकली। मैम आपकी ऑडियो थोड़ी सी कम आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप थोड़ा सा माइक के अगर करीब आ जाएं तो, या थोड़ा सा लाउड बोल लें। ठीक 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 ठीक। एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? जी मैम थोड़ा अभी सा। आवाज बेहतर है? जी मैम अब बेहतर है। ओके तो सिंध के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है। आई मीन आई होप के दूसरे जो है प्रोविंसेस भी इस पे काम कर रहे हैं सिंध के ऊपर। इवन राइट टू डिग्निटी जो सेप्डा एक्ट है वो इंश्योर करता है राइट टू डिग्निटी सेक्शन एक्ट के तहत कि अगर किसी को इवन किसी गैर मुनासिब टाइटल्स के तहत बुलाया जाता है, इस तरह से फॉर्मली हम कह देते हैं कि ये बहरा है या हकलाता है या इस तरह से, या कोई भी ऐसा वर्ड जो उनकी डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर में बोला जाए तो इवन उसको भी इंश्योर किया गया है कि उसके भी लीगल प्रोटेक्शन है। तो सेक्शन 8 के तहत इसको इंश्योर किया गया है, उसकी प्रॉपर पनिशमेंट्स की हैं। जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही थी तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर सेक्शन 11 जो है वो इंश्योर करता है कि 5% कोटा सिंध के अंदर, बाकी तो फेडरल लेवल पे तकरीबन 2% कोटा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, लेकिन सिंध ने इसको जो है 5% कोटा को अडॉप्ट किया हुआ है जिसको इंश्योर करवाने के लिए सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ मिलकर हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी कंपनीज के साथ, बैंक्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है कम्युनिकेशन भी हो रहा है और उसकी एम्पावरमेंट और उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, जो बहुत बड़ा फुकदान है सिंध के अंदर एक्सेसिबिलिटी का। ना तो हमारे पास इंक्लूसिव या एक्सेसिबल बिल्डिंग्स हैं, ना ही हमारे पास पब्लिक पार्क्स हैं, ना एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन है। इवन वी आर नॉट हैविंग एक्सेसिबल मीडिया। पहले जिस तरह से वो करता था कि पीटीवी के ऊपर जो भी प्रोग्राम नशर होते थे तो उनके साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते थे कॉर्नर में। तो अभी जो सिंध के अंदर पॉपुलेशन है तकरीबन वो 15 लाख से ज्यादा जो रजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडीज हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड की तो तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन 15 लाख से ज्यादा सिंध के अंदर है। तो ये ओवरऑल जैसे 15% बन रहा था ओवरऑल पॉपुलेशन का, तो इतनी ज्यादा मेजॉरिटी के अंदर हमारे पास ये कम्युनिटी है जिसको मैं कहूँगी बहुत ही डिप्राइव्ड कम्युनिटी है हमारे यहाँ, जिसके राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए ना तो एक्सेसिबल मीडिया है हमारे पास, ना ही एक्सेसिबल हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इसके राइट्स है। थिंग इज के ये लॉ के अंदर मौजूद है।
एक्सेसिबिलिटी कोड भी मौजूद है नेशनल लेवल पे, जिस पे इंक्लूसिविटी, उसकी रैम्स, उसकी बिल्डिंग्स, उसके स्ट्रक्चर जो है वो बारे में कंप्लीटली जो है बयान किया गया है किस तरह से क्या लिमिट्स होनी चाहिए इंक्लूसिविटी की पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए या ठीक है, student के थैंक लिए यू, थैंक यू सो मच मैम। अगर आप इसको थोड़ा कंक्लूड की तरफ ले जाएं सेशन को। जी, कंक्लूजन ये जी है मैम। कि लॉ जो हमारे पास है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है, बिकॉज अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे राइट्स क्या हैं तो मैं वो क्लेम भी नहीं कर पाऊंगी, डिमांड भी नहीं कर पाऊंगी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी उतना जो है इफेक्टिव रोल नहीं अदा हो पाएगा। तो इसके ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लॉस बने हुए हैं हमारे पास, but thing is we need to enforce them, implement them with the help of the population through the awareness and उसकी जो इंक्लूजन है उसको इंश्योर करवाने के लिए उन लॉस की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। Thank you so much, Thank you so ma'am, much. Salma, for your session and for your time. और indeed काफी वैल्यूबल सेशन आपका रहा और काफी लोगों को ऑटिस्टिक राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू सो मच। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, एंड we would like to invite Miss Aisha Mahmood, a parent and advocate with over 30 years of experience in education. She heads the Daud Development Unit at Daud Public School, focusing on mainstream children with special needs and throughout structure intervention. So I would like to invite Miss Aisha Mahmood. Assalamu alaikum, ma'am. सलाम। अनम्यूट हो गई हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं भी सुन रही थी सारों को, एंड हर किसी ने इतनी पर्टिनेंट बात की है कि जब ऐसी महफिलों में बैठो ना तो आपको लगता है कि ऑल इज गुड आउटसाइड, बिकॉज यू हैव दिस कम्युनिटी ऑफ पीपल हु नो एग्जैक्टली what is happening. They have their they have their finger on the pulse कि क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। मैं सिर्फ एक सवाल का सवाल अपना शुरू करने से पहले मैं सलमा से करूंगी। मैं सलमा, आपने बोला अभी लॉज हैं हमारे पास में, और आपने कहा कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इम्प्लीमेंटेशन और लॉज का होना दोनों गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर तो उसका रिस्पोंडेंट होगा। और कंसर्न जो मैंने बात करनी है इंक्लूजन की, उसमें बहुत बड़ा ही आता है कि जब हम जाते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, हम एंड दिस इज नॉट टू पुट एनीबडी इन अ कॉर्नर, बट हम डंडे के जोर पे जाते हैं कि ये तो होगा। बट हम ये नहीं देखते कि प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट का कितना काम आधा किया हुआ है। इट वाज द गवर्नमेंट्स रोल टू इंश्योर फ्री इक्विटेबल एजुकेशन टू एवरी सिंगल चाइल्ड, एटलीस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ठीक है, we're not even going ahead. When it could not be done, the private sector came in. So when we say the private sector is responsible or the implementation needs to be done, implementation must be followed by us, right? That said, मैं अभी क्योंकि इंक्लूजन पे काम कर रही हूँ आजकल, मुझे जो डेस्परेशन नजर आती है ना पेरेंट्स में, वो इसलिए है कि 4 स्कूल 5 स्कूल, कुरंगी में 1 स्कूल, अच्छा जी क्लिफ्टन में 2 स्कूल, पीसीएचएस में 1 स्कूल, ठीक है जो ले रहे हैं। कितने बच्चे ले लेंगे मेन स्ट्रीम के बस स्कूल्स? ठीक है, हम कितनों को अकोमोडेट कर लें? और अगर हम अकोमोडेशन पे काम कर रहे हैं, हु इज फंडिंग दैट अकोमोडेशन? Accommodation comes at a cost. And when we come down and say, oh, they make so much money, they should accommodate. But then the government also makes just as much money, whereas the governments follow on to these accommodations. तो जो एक ब्लूप्रिंट होता है ना काम करने के लिए, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट क्लियर एक डॉक्यूमेंट होता है कि जी ऐसे है, आपने ऐसे किया, ये आपके पास 15 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, आपने 10% करनी है,
आपको 3 साल का पीरियड देते हैं, 4 साल का पीरियड देते हैं, आप शुरू करें। 3 साल में आप एक्सेसिबिलिटी पहले आप बिल्ड करें बच्चों की स्ट्रेंथ, फिर आप बिल्ड करें एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि अगर मैं व्हीलचेयर बाउंड बच्चा लेती हूँ प्री प्राइमरी में, उसने सेकेंडरी में जाना है, उसने लैब में जाना है, क्या होगा? लिफ्ट किधर आएंगी? वो ग्राउंड में उसकी व्हीलचेयर कैसे चलेगी? उसके बडिंग के लिए जो उसके लिए रिसोर्स टीचर्स चाहिए, इफ द पेरेंट्स कांट अफोर्ड इट, व्हाट हैपेंस, राइट? हम कहते हैं रिसोर्स टीचर के बगैर बच्चा ले, तो ये जो अमेरिकन सिस्टम तो फेल सिस्टम है बिल्कुल। आप देखिए उसमें हफ्ते में 2 दिन अगर 2 घंटे के लिए एक बच्चे को हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, द चाइल्ड इज स्टिल स्ट्रगलिंग। मेन स्ट्रीम में इस तरह तो हम बहुत बच्चे डाल सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, बट it is the Pandora's box when you open inclusion। और इसकी एक बॉटम लाइन है, you have to know what is right and what is wrong, that comes with a culture। it is inclusion का मतलब क्या है? आप सिर्फ सिंपल मतलब इंक्लूजन का देखें क्या है? इट मीन्स टू इंक्लूड, शमूलियत, बात हो गई खत्म। शमूलियत कैसे होती है? इट इज अ माइंडसेट। आपने माइंडसेट बनाया, फिर आप रिसोर्सेज को गैदर करते हैं, फिर आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी एक बात की थी तो किसी को बहुत बुरा लग गया था कि अगर 500 गज में एक स्कूल रन कर रहा है और उसके पास एक व्हीलचेयर बाउंड बच्चा आ जाता है, सिर्फ रैंप लगाने से सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। रैंप तो लगा लिया उसने, अंदर दरवाजे का क्या होगा? अच्छा जी, चलो एक क्लास का दरवाजा हमने खोल दिया बड़ा, दूसरी क्लास का क्या होगा? फिर वही बात, बाथरूम का क्या होगा? ठीक है, हर चीज का क्या होगा? इसके आंसर्स बहुत पर्टिनेंट हैं कि हम वी थिंक इट थ्रू। ठीक है, बहुत लोगों का हार्ट इन द राइट प्लेस होता है। हम डरते हैं जब ऊपर से नेगेटिव फीडबैक आता है। अगर मैं 3 साल के लिए एक व्हीलचेयर बाउंड बच्चे को ले सकती थी, बट मैं चौथे साल में नहीं अकोमोडेट कर सकती, मैं 5वें साल में नहीं अकोमोडेट कर सकती, देन आई विल गेट बैड रेप फॉर इट कि जी देखो स्कूल ने निकाल दिया। रीजंस उसके पीछे नहीं पता चलते, निकाला नहीं है, हमारे पास आगे नहीं था ना, रास्ता नहीं बन रहा था, उसके जाने का नहीं बन रहा था। एसोसिएशन बनाए ना, लिंक्स बनाए। आप जैसे ये इतने सारे लोग बैठे हैं, दिस इज सच अ पावरफुल ट्राइब जस्ट सिटिंग ऑन दिस फोरम, राइट? with people in the government, with NGOs, with mothers who've shown it works, it can work, with self-advocates, with behavior therapists, with everybody. Why can't we create that forum where I say, जैसे मैं कहती हूँ, मैं फॉरवर्ड करती हूँ बच्चा एलिया के पास, मैं कहती हूँ एलिया ये देख लेना, am I on the right track or not, और I will send it to, अभी मैंने बच्चे के DSP भेजा, like no, they need to go somewhere where skills are learned, I can't provide those, so we send those there। These connections should be very open, right? और इंक्लूजन का सिर्फ ये मतलब है, क्लासरूम इंक्लूजन में बैठ के मैं बात करूंगी ना, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूंगी, पेपर की बात करूंगी, नहीं भाई मेरे बच्चे ने हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस नहीं पढ़ना, 5 घंटे उसका रहना जरूरी नहीं है। इंक्लूड करें उससे, बिकॉज ही नीड्स द सोशल aspect, he needs the respect, every person needs a purpose to get up in the morning। ठीक है, it's as simple as that। मेरा पर्पस क्या सुबह उठ के? अगर मैंने बैठ के बिस्तर पे रॉकी करना है पूरा दिन, तो मेरा पर्पस तो नहीं है ये। और अगर ये है मेरा, then I need to be maybe shown that there is more to it, and then if I decide not to take that on, that's fine, and that is then that is a different thing। but where am I with this, right? अब ये You are होता है very कि जी right, 2 घंटे का बनाया जी। I would like to add in that you are very right regarding the inclusivity and the barriers that are faced in our society. But thing is कि we need to accept कि government तकरीबन I'm not advocating the government, but जिस तरह से हम लोग government के साथ मिलके काम कर रहे हैं, even government 45 से above जो departments हैं उनको fund कर रहा है different types of facilitations के ऊपर, even KVTC है उनको भी जो है गवर्नमेंट फंड कर रहा है, बहुत सारे बिल्कुल असिस्टेंट डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहा है। जो प्राइवेट स्कूल्स की मैंने बात की, वो स्कूल्स हैं, वो बहुत एलीट इदारे हैं जहाँ पे वो सिर्फ अपनी एक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अंदर एक क्लासरूम इंक्लूसिविटी का वो इंश्योर करवाएंगे, जो कि वो कर सकते हैं। दूसरा तो मैम वो तो गलत है ना, मैम वही तो गलत है। आई एम सो सॉरी, आई डोंट मीन टू कट,
but what I'm trying to say is वही तो गलत है. How is that inclusion? How is including and coming under the umbrella of one classroom in 30 branches in a city? And that is what I'm against. As a But they are also child of a working on the person with disability. institutions. नहीं What is गवर्नमेंट की that बात नहीं करी मैम. government मैं schools हैं, उनके अंदर गवर्नमेंट भी की काम बात हो नहीं रहा है. कर रही. मैं देखिए यहाँ मैं गवर्नमेंट की ना सपोर्ट में बात कर रही हूँ. आई अग्री विद व्हाट्स हैपनिंग. देर से आया है. देर इज अ लॉट हैपनिंग स्पेशली इन सिंध. You can see it happening. Okay, my daughter goes to Nadara. I see things happening. So it is a very positive projection. ठीक है, जो कुछ नहीं से एकदम से आपको नजर आ रहे हैं. So please, here disclaimer again, I am not against the government at all. What I am trying to say is कि जब हम implementation करते हैं ना, तो जो आपने बात की कि उसके उस स्कूल के 20 स्कूल है, ठीक है, 20 स्कूल है, उसमें से एक स्कूल में एक कमरे में इंक्लूजन हो रही है. That is not inclusion. That is absolutely putting a child in a room and saying this is where you belong. How is that inclusion? To include would mean कि मैं गेट के अंदर आई, मैं आ गई. What's and all, मैं गेट के अंदर आ गई हूँ. And that is what very Okay, I guess, ma'am, Aisha ka mic or video. I guess we should जी. continue this one. Ma'am, Aisha, your last words on this topic. My last words would be कि please inclusion open होती है. inclusion पे शर्तें नहीं होती हैं. शर्त के साथ जो है ना इंक्लूजन नहीं आती. इंक्लूजन पहले आती है, फिर उसकी अकोमोडेशंस बनती हैं कि बच्चा आ गया, अब इसके लिए क्या करना है. ठीक है, उसके लिए जो आपके पास मैप है, यूनिवर्सल डिजाइन का मैप है, वो हमको फॉलो करना है ना हर चीज में. हमारे पास ब्लूप्रिंट है तो सही, हम फॉलो करने की दे रहे हैं ना हमको. So inclusion is not limited, and that is my main message is please don't limit inclusion. Thank you so जी. much. Thank you so much Thank for you. your kind remarks. Last but not least, everyone, इस चीज को conclude करने के लिए I would like to again invite Ms. Rukhsana Shah, and her topic will be residential and independent living for autistic adults. And ma'am is the founder and CEO of ASD Welfare Trust, a retired Federal Secretary of Government of Pakistan, and a passionate autistic advocate. As a mother of child with autism, her journey reflects deep commitment, leadership, and lived experience in the field of neurodiversity. So I would like to invite Ma'am Rukhsana Shah. Please welcome and please continue. Thank you so much. Thank you. Thank you everybody. मैं बात तो करूंगी रेजिडेंशियल फैसिलिटी की, लेकिन उससे पहले एक दो कमेंट मैं देना चाहूंगी कि एक तो देखिए काजी ने बहुत अच्छी बात की कि हमें आगे देखना चाहिए. एक तो कम्युनिटी, ऑफ कोर्स कम्युनिटीज शुड बी मेड और comprising autistic individuals, also others with other disabilities must have their own forums so that they can do advocacy for themselves. The other thing is AI. हम लोग को इस वक्त नहीं मालूम, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत काम करना है AI के ऊपर, because this is the way to the future, especially for neurodiverse and autistic individuals. तो हम इसके ऊपर कुछ करना चाहिए हम लोगों को, जो हम करेंगे. Obviously we are going to start with Qazi himself. Another comment I would like to say make is that देखिए लॉ तो हमारे सिंध में भी है, पंजाब में भी आ गया था, एंड इनफैक्ट इट वाज ASDWT, हमारा जो ट्रस्ट था उसने ही शेड्यूल 1 बना के दिया था सिंध गवर्नमेंट को 2018 में, और फिर वही हमने बेहतर करके पंजाब गवर्नमेंट को दिया. बट देखिए ये एक तो सीधी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन इज गवर्नमेंट्स बिजनेस, इट मस्ट, बट जब तक उनका अपना स्टेक नहीं होगा वो लोग नहीं करते इस तरह. पेरेंट्स का जो रोल है वो क्यों नहीं इतना कम है. पेरेंट्स ग्रुप्स होने चाहिए जो कि इंसिस्ट करें कि दिस इज आवर राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड वी नीड इम्प्लीमेंटेशन, एंड
इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस स्कूल्स के अंदर होने चाहिए, not only ranks but the entire administration, the entire curriculum has to be modified and accommodations must be made for children and young adults. ये जो है पेरेंट्स ग्रुप्स का काम है, और वो हमारे पेरेंट्स मेरे हिसाब से बहुत इस तरह ग्रुप्स में एक्टिव नहीं है, एंड दैट इज व्हाट विल लीड्स मी टू दिस टॉक अबाउट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज जो हैं वो हमारे मुल्क में नहीं हैं। अगर आप देखें कि दारुल खुर्शीद और बाकी खुशनूद और इस तरह की जो बाकी इदारे हैं, दे आर टेकिंग मिक्स्ड डिसेबिलिटीज एंड मैनी ऑफ द एडल्ट्स आर ऑर्फन्स एंड बी वेरी पुअर, एंड 3 उनके लिए कोई भी वहाँ पर थेरेपीज और इंटरवेंशंस नहीं हो रही। जो इंडिया का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर देयर आर 80 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप होम्स। इसमें 4 कमरों वाला घर भी मौजूद है जिसके अंदर 4-5 एडल्ट रहते। वहाँ पर AR कुंद्रा ने वहाँ बंगलोर के अंदर बनाए हुए विलेजेस, जिसके अंदर एक तरफ तो पेरेंट्स अपने छोटे छोटे मकान में रहते हैं और दूसरी तरफ एक मेन बिल्डिंग है जहाँ पर उनके जो एडल्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं। सो पेरेंट्स हैव दिस कंफर्ट लेवल दैट ओके दे कैन ऑलवेज सी देयर young adults at work or if there is a problem. अच्छा, तीसरा इनका है आनंदा। जैसे आपने दिल्ली के अंदर देखा कि दिल्ली में बहुत बड़ा ये एक्शन फॉर ऑटिज्म ने मेरी बड़वा ने बनवाया इन सारों पेरेंट्स के साथ मिलकर, और वो एक इंक्लूसिव बिल्डिंग है। पहले हमने कहा कि इसके अंदर सिर्फ ऑटिज्म के लोग होने चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों को लेंगे तो फिर वो जो फोकस है ऑफ थेरेपीज वो चेंज हो जाएगा। तो शी सेड व्हेन यू टॉक अबाउट inclusion means no barriers. Inclusion means anybody. It's not only autistic. If there is another person who is not autistic but he needs a home, that person should be welcomed. And I realized that yes, that's right. हम भी inclusive को ना बहुत अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं एज पेरेंट्स के। चाहिए मेरा बच्चा यहाँ जाएगा तो वहाँ पर हाई फंक्शनिंग लोग होने चाहिए सिर्फ, या यहाँ पर सीवियर अगर आ गया तो फिर वो उसको भी अफेक्ट होगा। दिस इज रिडिकुलस। आई थिंक इंक्लूजन को हमने इंटरनलाइज ही नहीं किया हमारे मुल्क के अंदर कि होती क्या है इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स वेलकम एवरीबॉडी। तो एज आयशा आल्सो सेड कि इंक्लूजन मीन्स नॉट सेग्रीगेशन, नॉट स्पेशल अटेंशन, इट मीन्स इंक्लूजन। तो वहाँ पर जो होम्स हैं उसके अंदर भी बहुत डिफरेंट किस्म के बने हुए हैं। अब तो ये हुआ है कि हर जो नए कॉलोनी बनती है, नई सोसाइटी बनती है, तो उसके अंदर अब पेरेंट्स ने मैंडेटरी कर दिया है कि एक इसके अंदर होम जरूर होगा, अ ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स विथ ऑटिज्म एंड मे बी अनदर होम फॉर एडल्ट्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, ताकि वो भी अफेक्ट ना हो ऑटिस्टिक बिहेवियर्स के साथ, डिस्ट्रेस ना हो। तो ये अब मैंडेटरी हो गया कि अब सोसाइटी बन रही है। जैसे यहाँ पर लाहौर के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज बन रही है। वेयर आर द पेरेंट्स? दे शुड पुट देयर फुट डाउन एंड से कि भाई एक तो इसके अंदर बहरिया, इतना बहरिया वाले अमीर लोग हैं, उनसे कहा जा सकता है कि आप एक तो जगह दीजिए ना इसके अंदर जिसके अंदर पेरेंट्स एक एडल्ट्स के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी को बनाएं और लुक आफ्टर भी करें। तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सोशल कैपिटल। We don't have social capital because we don't trust each other. जहाँ जहाँ सोशल कैपिटल है वहाँ पर ट्रस्ट की बुनियाद पर बहुत सारा काम हुआ है। I work with the federal government, so I know कि कुछ जगहों पर बहुत अच्छा है, जैसे कि फैसलाबाद। It's my favorite city because उसके अंदर लोगों ने खुद मिलकर, सारे जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना ड्राई पोर्ट बनाया, उन्होंने अपने लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए फॉर गारमेंट सेक्टर। फिर सियालकोट ने अपना पूरा एयरपोर्ट बना दिया। दे हैव सोशल कैपिटल। लेकिन जो बाकी जगह हैं लाइक लाहौर एंड कराची एंड ऑफ कोर्स छोटी जगहों पर तो वो इतना अवेयरनेस भी नहीं है, वहाँ सोशल कैपिटल नहीं है। पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट ईच अदर। सिंस द लास्ट 7 or 8 years आई हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग पेरेंट्स टुगेदर कि बैठिए, आप लोग मर जाएंगे, आगे इनको कौन लुक आफ्टर करेगा? आप बैठकर बात करें, लेट्स मेक अ ग्रुप, 4 लोगों का ग्रुप बनाएं, एक गवर्निंग बॉडी बनाएं, एक आइडेंटिफाई करें एक बिल्डिंग, उसको हम किराए पे ले लेते हैं 4, 6, 8 कमरों की। लेट्स स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट, ताकि
कोई काम शुरू तो हो, क्योंकि बनते बनते बनेगी ना इंस्टीट्यूशन। नो, अभी तक आई एम सॉरी टू से नॉट अ सिंगल पेरेंट। हम फारूकाबाद गए, ये अपने कुवैत के जो हैं अमजद साकिब साहब ने कहा कि कम एंड सी फारूकाबाद, यहाँ पर हमने विल गिव यू अ बिल्डिंग and you can start your autism residential place here. I asked parents, they said नहीं हमने फारूकाबाद नहीं जाना, that's 3 hours 2 hours from Lahore। बात ही खत्म हो गई। We made an architecture design हमने बना के दिया पेरेंट्स को कि अगर आपने, इवन अमजद साकिब को भी, कि अगर थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करें, but parents were not ready. So it's a very sad thing that parents are, ठीक है, ये आपका रिलीजन भी कहता है कि जी आप अल्लाह के भरोसे पर आगे छोड़ दे सब, लेकिन अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि खुद मत करो, मैं उसको हेल्प करूंगा जो खुद अपने आप को हेल्प करेगा। सो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट समथिंग शुड बी डन बाय आवरसेल्व्स। हम खुद करेंगे पेरेंट्स। अब एक मदर हैं जो कि कितने पिछले 2 सालों से वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, फिर एक अभी लिया है उन्होंने छोटा सा, कि चलो डे केयर तो शुरू करें सुबह एडल्ट्स के लिए, कि सुबह से लेके शाम तक जाए। शी इज ओनली वन, देयर इज अ ओटी and there is a person who does the intervention speech therapy ki, but nobody else is there, no parents are willing to come. So that's the thing, we need to build social capital, we need to inform parents about the laws also। the legal एक गार्डियनशिप का भी लॉ हमारे यहाँ जो है वो बहुत मिसिंग है, क्योंकि न्यूरो डाइवर्स लोगों के लिए जो गार्डियनशिप का जो लॉ है हमारा वो इतना अकोमोडेटिंग नहीं है। उनका जो वली होता है या गार्डियन होता है वो उनके लिए डिसीजंस करता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज ये जो बहुत सारे हाई फंक्शनिंग लोग हैं या ऑटिस्टिक हैं या डिफरेंट एबिलिटीज के साथ हैं, दे मस्ट हैव राइट टू, मतलब दे मस्ट हैव अ से इन व्हाटएवर इज being decided for them। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जहाँ पर काम करना है, बट रेजिडेंशियल फैसिलिटी के ऊपर we have been trying in Karachi also। पेरेंट्स थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से फिर पीछे हो जाते हैं। फिर आपने एक अकाउंटेंट रखना है, आपने जैसे एक अलाप जो है दिल्ली के अंदर, नीना वाग उसको रन करती हैं, उसने अपने घर से शुरू किया। शी सेड मैंने अपना फ्लैट, मैंने कहा पेरेंट्स को कि आई हैव 4 रूम्स, आई एम शिफ्टिंग आउट, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ होम, ग्रुप होम। 3-4 पेरेंट्स इकट्ठे हो गए, वहां चेकलिस्ट बनी हुई होती है, रोजाना एक पेरेंट का काम होता है कि वो जाके चक्कर लगाए। दे आर नॉट टू सपोज टू इंटरवीन, लेकिन चेकलिस्ट होती है कि भाई आज चेक करो कि बाथरूम धुले हैं, मेड टाइम पर आई, कुक आया, खाना खाया इन्होंने, फिर जाके ये ड्राइवर के साथ ड्राइव पर गए, कोई शॉपिंग की, उसके बाद गेम्स इनकी क्या हुई, इनको पार्क लेकर गए या जिम लेकर गए, कौन गया, ये सारा इस तरह चेकलिस्ट होती हैं। फिर अकाउंट्स कौन मैनेज कर रहा है, एक सेपरेट प्रोफेशनल अकाउंटेंट, overseen of course by parents। It's a wonderful idea and I think कि 2 साल पहले जब हमने कराची में कॉन्फ्रेंस की थी, 3 साल पहले, तो नीना वाग ऑनलाइन आकर उन्होंने बताया पेरेंट्स को कि हाउ टू डेवलप दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट, कि आप मिलते रहें, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे से लड़ें, लेकिन फिर आ जाकर आपने एक एम जो है, आपका गोल जो है, उसको तो आप पूरा करें ना। डोंट देन डिस्पर्स, दे डिस्पर्स इन पाकिस्तान। यहाँ पर मैं पिछले 7 सालों से ये कर रही हूँ, इकट्ठा करती हूँ फिर डिस्पर्स हो जाते। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड आई थिंक वी नीड टू गेट एडवाइस फ्रॉम काजी एंड हिज ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी ऑफ सेल्फ एडवोकेट्स, जो कि आई नो सो मेनी ऑफ देम, फायजा एंड जोया एंड सो मेनी, कि उनसे भी हम एडवाइस है कि हम हाउ टू मूव फॉरवर्ड। दे विल हैव सम solution which I have not been able to find. Thank you very much. Okay, thank you so much, ma'am, for your lovely conclusion. Would you like to conclude this webinar, and so we can move forward to our question answer session? Yes, I think it's better to move on to the question answer session, ताकि जो डिस्कशन है वो बड़े लोगों के दिल में ना, दिमाग में सवाल उबल रहे होंगे, तो वो जरूर शुरू करते हैं, बिकॉज कंक्लूजन में तो यही है कि it's been a wonderful talk and I think that we all have learned so much from each other, and especially जो सना ने बात की, अब ना सना needs to also include AI। देखिए टेक्सटाइल वगैरह अब खत्म हो गई बातें, प्लीज अब टेक्सटाइल और वीविंग और हैंडलूम अब
आगे चलें, आगे there's another whole world. And as far as Wajiha's experience, very very good, excellent. कि भाई आप डोंट एक्सपेक्ट कि अगर स्कूल ही आपका कुछ करेगा, नहीं कर सकते तो निकाल दो उसको स्कूल से, खुद करो. So that's very good. जी, Ghazi Mehman has a question. जी सर, आप हमारे कुछ बेसिकली कमिटमेंट की वजह से सर ज्वाइन काफ़ी लेट कर पाए. सो वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर. And Dr. Hanif Kashtiwala is basically a pediatrician, a senior pediatrician, and working with 20 years of experience in child healthcare and medical education. So sir, आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ अगर बता सकें कि ऑटिज्म और पीडियाट्रिशियन का क्या रोल है इसमें, ताकि हमारे पेरेंट्स को मजीद क्लेरिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू. सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट. प्रॉब्लम ये है कि देखें, आपके पास जो अभी मैंने तो जितनी टॉक सुन सका हूँ, वी नो दैट कि जब आपके पास बच्चा यूजुअली आता है तो बिगड़ा हुआ आता है. रीजन ये कि आप 10 महीने हो गए, 18 महीने हो गए, इसके बाद आप उसे लेबल करेंगे XYZ. लेकिन बिफोर दैट व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास यूजुअली एक बच्चे आते हैं कि ये 6 महीने का है, ये नेक होल्डिंग नहीं है, ये 10 महीने का है, ये कोई मुझे सोशल स्माइलिंग नहीं देता. और यूजुअली जो उसके जो अटेंडेंट होते हैं या जो वली या जिसे आप लोग कहते हैं गार्जियन, वो कहते हैं हमारा पुराना बच्चा पहला भी कोई था जिसने ऐसा किया था, वो लेट स्माइल करता था, लेट चला था. और यूजुअली वी अल्टीमेटली कम टू नो कि दिस चाइल्ड इज ऑटिस्टिक. तो ये अर्ली कॉन्टेक्ट यूजुअली आपको ज़ाहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के कॉन्टेक्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आप लोगों के पास जब पहुंचता है. ये तो जब हम लोग डायग्नोज करते हैं. अब प्रॉब्लम ये कि हाउ मेनी ऑफ द GPs एंड हाउ मेनी ऑफ द इवन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नोज अबाउट दिस कंडीशन. अनफॉर्चुनेटली आई एम हैविंग फ्यू चिल्ड्रन इन माय फैमिली, तो मैं बड़ा इसमें थोड़ा सा काम करता रहता हूँ या मैं कांटेक्ट में रहता हूँ. तो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा इंथुजियास्टिक हूँ कि मैं अर्ली डायग्नोज कर सकूँ, क्योंकि वंस यू मेक द अर्ली डायग्नोसिस वी मे गेट द बेटर आउटकम बाय मींस ऑफ थेरापी. अब इवन थेरापी के बारे में भी ये है कि कोई अगर बच्चा बोल नहीं रहा, 2 साल का हो गया है, तो लोग कंसर्न करते हैं. अब बाद में पता पड़ता है बच्चा आर्टिस्टिक है. अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट आता है ये सिर्फ स्पीच डिले है. तो मैं वो कभी भी न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर को माँ बाप इसलिए नहीं देखते कि बच्चा शरारती ऐसा करता रहता है. बाद में पता पड़ा कि वो हाइपर एक्टिव है या ADHD है, या ये बच्चा बड़ा शरीफ है, एक ही काम में लगा रहता है, कोई भी चीज दे दो तो पता पड़ता है कि वो बच्चा ऑटिज्म है उसे, और वो एक तरफ उसकी न्यूरो डाइवर्सिटी उसकी डेवलप नहीं हुई है. तो ये वो फ्रीक्वेंट चीजें हैं जो हम लोग फील करते हैं कि जो हमारे पास बड़ी फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट्स में आती हैं. और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का ज़ाहिर है उसमें रोल ये है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिफरल टू द सेंटर, जहाँ पे उसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इन ऑल डाइवर्सिटी, जिसमें सेंसरी, OT, स्पीच वगैरह सब शामिल हो. क्योंकि अल्टीमेटली होता है कि 3-4 साल का बच्चा है जो बोल नहीं सकता, तो आखिर में उसे जवाब ये मिलता है 4 साल बहुत लेट हो गया, probably this child is not going to talk anymore in his life. तो उसे कम्युनिकेशन का कोई अल्टरनेट देखना पड़ेगा. सो सिमिलर दूसरा एक्सट्रीम ये है कि मेरे पास बहुत से बच्चे भेजे जाते हैं, सर ये आर्टिस्टिक है, बाद में पता पड़ा कि वो आर्टिस्टिक नहीं है, कम्युनिकेशन में सिर्फ इसको आई का प्रॉब्लम है. और सिमिलरली कभी हमने देखा है कि उस बच्चे को सिर्फ हियरिंग का प्रॉब्लम है, वो बच्चा सुन ही नहीं सकता तो बोल नहीं सकता, और उसकी स्पीच डिले है, और उससे भी कम्युनिकेशन फेलर का लेबल लगा के हमारे पास रिफर कर दिया जाता है. तो आई थिंक दिस इज होल फ्रॉम आवर साइड कि हमें मेरा ख्याल एक टीम वर्क करना पड़ेगा, जिसमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसमें फैमिली फिजिशियन, जिसमें आप सब लोग जो स्पेशलिटी से ताल्लुक रखते हैं वो एक मल्टीपल सेंटर्स स्पेशली बना लें, जिसमें एटलीस्ट अर्ली असेसमेंट अगर हो जाए बच्चे की तो हम उसे डायरेक्ट कर सकें, जो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि जब बच्चे हमारे पास जिस एज में पहुंच रहे हैं वो बहुत लेट है टू फिगर आउट कि हम उसको कंप्लीटली रिकवर कर सकेंगे या नहीं. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your time. And it's been lovely. I would just like to Daud, just a second, इसके अंदर डॉक्टर साहब आप उस वक्त थे जब आलिया बतूल ने अपना
बात की थी. She was talking about early intervention and excellent work that they are doing at the PCA कि वो शुरू से छोटे से छोटे बच्चे से शुरू कर देते हैं. एंड आई थिंक आलिया एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू कि देर मत करो, जल्दी इंटरवेंशन. लेकिन अवेयरनेस भी तो नहीं है. अब हम जाते हैं मीरपुर खास में या मिट्टी में जब अवेयरनेस सेशन करने, तो वहाँ एक डॉक्टर, मुझे याद है, वो रो पड़ा. ही सेड कि मुझे तो पता ही नहीं था ऑटिज्म का. ही क्राइड बिकॉज ही सेड मेरे अपना बेटे के साथ ये है ना. अवेयरनेस नहीं है. पहले होता था CME, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, उसके अंदर भी हम लोग जा कर ना ऑटिज्म की अवेयरनेस देते थे. खुशाब के लोग, कहीं से डॉक्टर्स आ रहे हैं, एंड दे वुड ऑल बी वेरी सरप्राइज्ड when they found out what autism is, what are the red flags, what is ADHD. वो तो बिल्कुल अजीब अजीब उनकी वो नॉमेनक्लेचर्स होते थे कि पंजाबी में जैसे भूतनी दा बच्चा और इस तरह बात करते थे. So awareness among the medical professionals is extremely important in order to start with this early identification thing. And उसके अंदर मेरा ख्याल है काम पीडियाट्रिशियंस का बहुत है कि भाई आपकी जो पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन है PMA, उसके अंदर हमने ऑलरेडी ASD वेलफेयर ने एक बना भी दिया है क्राइटेरिया अबाउट डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म. I don't know, we should also include autism and all these disabilities in the medical MBBS curriculum. वो भी नहीं हो रहा. कहीं भी लोगों को मालूम ही नहीं चलता. जब पहुंच बड़े हो जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स बन जाते, they have no idea about autism. So you should give us some suggestions so that we can take it up with the government level, at the government level, on the policy making level. Thank you. Oh, thank you so much, ma'am. There's a question for Sir Kazi. Audience इसमें पूछ रही है कि अगर आप वो सॉफ्टवेयर का नाम जो आप बता रहे थे, अगर वो आप दोबारा रिपीट कर दें, और लाहौर के अंदर इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट कि कहाँ से ऑटिस्टिक स्क्रैच सीखा जा रहा है, कहाँ से सीख सकते हैं, तो इफ यू एबल टू. जी मैम, प्लीज प्लीज आप. हमारे ऑफिस में एमर इज देयर हु टीचेस स्क्रैच प्रोग्राम. तो वही है कि एडल्ट शुड बी, हम हर एक को बताते हैं कि स्क्रैच कर के ऊपर ये है. इनफैक्ट उनकी कल भी एक प्रेजेंटेशन है ऑन AI. सो वी हैव दिस ऑन Zoom एंड वी टेल ऑल द पेरेंट्स ग्रुप्स कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा अटेंडेंस नहीं होती बिकॉज आई थिंक अवेयरनेस नहीं है लोगों में. तो काफी बताएं और भी हमको रिसोर्सेज. हाँ, तो बेसिकली स्क्रैच कंप्लीटली फ्री है. इनकी वेबसाइट है scratch.mit.edu. आप बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए. मॉनिटर्ड कम्युनिटी है. और स्क्रैच में एक और भी ऑप्शन होता है कि अगर आप जैसे चाइल्ड को हेल्प कर रहे हैं, यंग चाइल्ड है, तो उसके जैसे और भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन है जिनके थ्रू वो इंटरेक्ट कर सकते हैं. एक मॉडरेटेड कम्युनिटी में इंकरेजमेंट बहुत मिलती है बच्चों को. इस तरह से वो शेयर करते हैं, फिर एक दूसरे से सीखते हैं. दूसरा, सेम इदारे ने, यानी कि जो लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप है, मिच रेजनिका, इन्होंने ऑक्टो स्टूडियो के नाम से ऐप बनाई है जो हर प्लेटफॉर्म पे, टैबलेट्स पे खासकर बहुत अच्छा चलता है, मगर एंड्रॉयड पे भी कम्प्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ यूज है. सेम टीम है स्क्रैच की, और आप इसके थ्रू सिखा सकते हैं गेम डिजाइन, सिखा सकते हैं बच्चों को. इवन नॉन वर्बल बच्चे जो होते हैं वो भी सीख सकते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग एंड अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, गेम डिजाइन इसके थ्रू. इसकी वीडियोस आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगी इनकी वेबसाइट पे. यूट्यूब भरा हुआ है इस कंटेंट से. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है वो नॉट ओनली न्यूरो डाइवर्स मगर न्यूरोटिपिकल बच्चों को वो बेसिकली सिखा रहे होते हैं प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं इसको, लॉजिक बेस्ड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं इसको, यूजिंग द सेम टूल्स. ये टूल्स है. तो आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत पोटेंशियल है बाहर. इट्स जस्ट दैट कि थोड़े से जो वेल ट्रैवल, थोड़े से जो हायर इनकम लोग हैं, उनको अवेयरनेस थी तो वो अपने बच्चों को ये चीजें सिखा रहे होते हैं. मगर ये ऐसी चीज है कि अब आई थिंक मैं काम कर रहा हूँ टू ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू, यानी कि जो क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है ऑक्टो स्टूडियो, तो मैं उर्दू पे काम कर रहा हूँ ताकि उर्दू में भी वो वेरी सुन अवेलेबल. अरबिक और बाकी लैंग्वेजेस में तो डेफिनेटली अवेलेबल है, वो कम्प्लीटली फ्री है. तो यूट्यूब आप देख लें, यूट्यूब भरा हुआ है कंटेंट से. एंड शॉकिंगली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे बच्चे सिखा रहे होते हैं.
एक दूसरे को, यंग चिल्ड्रन आर रिकॉर्डिंग वीडियोस और एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं स्क्रैच, जैसे इमेजिन कि क्या पोटेंशियल है इसका। और वो ये बच्चे जो है टेक करियर्स में आते हैं, प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे होते हैं, एआई पे काम कर रहे होते हैं। सो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसका। मैंने वेबसाइट लिख दी है इस चैट के अंदर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कंप्लीटली सो फ्री है। थैंक यू सो मच। मैम, एलिया आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हम हाउ व्हाट आर द सिम्टम्स वी शुड चेक फर्स्टली टू अंडरस्टैंड ऑटिज्म ऑन मिड लेवल। अच्छा, मिड लेवल। अच्छा देखिए, अर्ली जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर तो हमने जैसे डिस्कस कर लिया था कि आई कांटेक्ट का नहीं होना, नाम पे रिस्पॉन्ड ना करना, एक जैसी चीजों में मगन रहना, चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना और लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। जैसे कि एक बच्चा अगर कमरे में दाखिल हुआ है तो वो लोगों की परवाह नहीं करेगा, वो अपने किसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, वो ज्यादा कनेक्टेड होगा सामान के अंदर। ठीक है, उसी तरह यही जब छोटा एक बच्चा है, ये जब बड़ा हो रहा है तो अब जहाँ पे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मौजूद है तो वो बच्चे इंटरेक्ट करते हुए, खेल में दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आएंगे, खेल रहे होंगे, उनको शायद रूल्स फॉलो करने में मुश्किल आएगी, अप्रोप्रिएट अप्रोच करने में प्रॉब्लम आएगी। वो क्या करते हैं, बच्चे जाके जोर से हग कर लेते हैं या एकदम से पुश कर देते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच देम अप्रोप्रिएटली। तो दीज आर द साइंस। अपनी बात करेंगे, अपनी ही बात करते चले जाएंगे। अब दूसरे जो आम बच्चे हैं वो बड़े तो वेट कर लेते हैं, बच्चे को मौका भी दे देंगे उसकी बात करने का, लेकिन जो एक ही एज ग्रुप के बच्चे होंगे वो फिर वो मौका नहीं देते। तो ये वो चीजें होती हैं जो अगर बच्चा जो है वो टर्न टेकिंग नहीं कर रहा, चाहे कन्वर्सेशन में चाहे गेम्स के अंदर, तो फिर वो थोड़ा सा अलग आपको बिहेव करते हुए नजर आएंगे। ये आप मिड लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे, अगर आपको जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़े उसमें आ गया है और छोटे वाले साइंस जो है आप वो देखना चाह रहे हैं कि ठीक है बेसिक वाले साइंस तो निकल गए थे, बच्चा जो है वो आराम से जो है वो उस टाइम को निकाल लिया, कम्युनिकेशन छोटी मोटी जो उससे एक्सपेक्टेड थी वो करता रहा, लेकिन अब वो जो साइंस है वो ये साइंस आपको देखने चाहिए कि क्या वो बच्चों में इंटरेस्ट लेता है, क्या वो जब कहीं ग्रुप ऑफ बच्चे मौजूद होते हैं उनकी तरफ जाता है, या फिर वो एक पर्टिकुलर अपना जो मूवमेंट करना चाहता है या अपना जो टॉय से खेलना चाहता है वो खेल रहा है। और इसी तरह क्या वो इंटरेक्टिव प्ले करना चाह रहा है या वो एक टॉय से अपनी मर्जी से, जिस तरह से वो डिजाइन नहीं हुआ हुआ, लाइक कार है अगर, ठीक है, तो कार 2 या 3 बच्चे आराम से चलाने में खेल सकते हैं, रेसिंग कर सकते हैं कार की, ठीक है, वो छोटी स्मॉल डिंकीज जो आती हैं, कॉमन वो है, या बॉल है, कैच एंड थ्रो कर सकता है। लेकिन क्या वो बच्चा कार को पलट के वो उसकी व्हील्स की स्पिनिंग को एंजॉय कर रहा है, बॉल को जो है वो बॉल को जो है वो स्पिन कर रहा है, या बच्चों के साथ खेल रहा है? तो दीज आर द साइंस आप जो है वो बच्चों के अंदर बिल्कुल देख सकते हैं कि वो इंटरेक्शन किस लेवल पे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंडली, आपने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया सारे क्वेश्चन को। एंड ड्यू टू टाइम लिमिट अनफॉर्चुनेटली हमें इसको कंक्लूड करना होगा। क्वेश्चंस हैं हमारे पास काफ़ी, लेकिन एज अ स्पीकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उन क्वेश्चंस को रिप्लाई बैक कर सकते हैं। मिस सना के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं, सर हनीफ साहब के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो जो भी क्वेश्चंस का रिप्लाई करना चाहे तो वो वहां पे इजीली जाके कर सकता है। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, और आपने थ्रू आउट अपना टाइम निकाला इस चीज के लिए, और ऑब्वियसली आपका गोल यही है कि ऑटिज्म अवेयरनेस अप्रैल मंथ, इन द एंड हमारी कोशिश यही थी कि एएसडी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम एक ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के लिए कुछ कर सकें अपना virtually. Physically we have been doing this for more than 16 years, जिस तरह मैम रुखसाना ने बताया, बट वर्चुअली शायद ये हमारा एक पहला इनिशिएटिव था कि हमने सबको ज्वाइन किया और एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए ताकि डिफरेंट लोगों का एक्सपीरियंस हम ज्वाइन कर सकें, अपनी ऑडियंस को, हमारे पब्लिक को हम प्रोवाइड कर सकें। और आप सबने बाखूबी उस रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और आपके पेशेंस काबिल तारीफ है। इट्स बीन एन ऑनर टू होस्ट यू गाइस एंड इट्स अ लवली मीटिंग यू ऑल। हम मेरी एएसडी टीम कराची एंड लाहौर ऑफिस से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब ने अपना टाइम निकाला और इसको ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ये सेशन और भी हम अरेंज करेंगे इन द फ्यूचर, मजीद टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। काफी सेशन एएसडी वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे ऑलरेडी मेंशन करे हैं। हमारे आप फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड यू विल
get a very detailed material on it. We have some publications as well, जो बुकलेट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस. और पार्टिसिपेंट्स जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीम मौजूद रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे. अगर आप जाकर वहां पे कमेंट करना चाहें, सो इंशाल्लाह ASD टीम उसको रिप्लाई बैक जरूर करेगी. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव अ नाइस डे. खुदा हाफिज. Thank you. Thank you. Thank you.